Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise the CCS Conduct Rules जो 1964 है. We're going to revise it first, and till 14 जो है हमने जो rules हैं वो हम कर चुके हैं. So we are going to revise the 14 rules first. Right? So let's begin this. It says पहला ही है आपका जो first rule है that says short title, commencement and application. क्या क्या है उनकी? So these rules may be called Central Civil Services Conduct Rules 1964 that we know. ठीक है, and they shall come into force at once. एक ही बार में आए थे, unlike जो RTI rules है that came into phases. 120 days के बाद जो है आया था. Save as otherwise provided. Okay, subject to the provisions of ये कुछ देर का हमारा जो Indian Foreign Service Conduct Rules है. ठीक है, ये these rules shall apply to every person appointed to civil services. मतलब या तो इसमें लिखा गया है जैसे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, या तो अगर इन रूल्स में कुछ अलग से लिखा गया है तो, या फिर कुछ जो ये हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, ये इन दो को छोड़ के, मतलब या तो इन इन रूल्स में कुछ लिखा हुआ है कि ये जो है एग्जाम्पशन है वो, प्लस में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1969 वो, इन दो को छोड़ के दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस. तो कोई भी पर्सन अगर कोई भी सिविल सर्विस के लिए अपॉइंटेड है, सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पे अपॉइंटेड है, इन केस इन दैट केस इंक्लूडिंग अ सिविलियन और इन डिफेंस सर्विस के जो सिविलियन है उन पर भी ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, सिर्फ साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें करते हुए चलेंगे अपनी तरफ से. ठीक है, यानी कि जो है या तो इन रूल्स में एक्सेप्शन है, या फिर ये इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट रूल्स की, या फिर प्लस में दीज रूल्स में अगर कोई एक्सेप्शन है उनको छोड़ के बाकी जगह सब जगह ये जो है रूल जितने भी जो जितने भी पर्सन जो है अपॉइंटेड है सिविल सर्विस पे या फिर सिविल पोस्ट पे, ठीक है, इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विस, सब पर ये जो है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो ये सब कुछ जो है एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, देन वी हैव प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट. इसके अलावा ये जो रूल्स हैं ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे. किन किन पर? अगर कोई रेलवे सर्वेंट है, कोई रेलवे सर्वेंट है, देन कोई रेलवे बोर्ड में है, तो रेलवे सर्वेंट हो गया कोई एज पर रेलवे एक्ट. देन वी हैव कोई एनी पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, ठीक है, एंड इज सब्जेक्ट टू रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एंड होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड और द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे, तो उन पर ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे. इसके अलावा मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो भी ऑल इंडिया सर्विस है, बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन रूल्स, तो उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके अलावा प्रेसिडेंट ने अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, फर्दर बोला गया है कि रूल नंबर 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ये जो है अप्लाई नहीं होंगे किन पर? उन गवर्नमेंट सर्वेंट पर जो कि 500 रुपीज़ पर मंथ की जो है सैलरी ले रहे हैं, अलॉन्ग विद नॉन गेजेटेड पोस्ट होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? जो जैसे पोर्ट्स में वर्किंग है, डॉक्स पे, वार्फ्स पे, जेटीज़ पे, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे, एक्सेप्ट मतलब कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे उन पर नहीं होंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स है उन पर होंगे. ठीक है, ये एक्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर. ठीक है, देन वी हैव पब्लिक वर्क्स इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ तक वर्क चार्ज स्टाफ की बात है उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे. इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं होंगे. माइंस, जो कि माइंस एक्ट में डिफाइन कर रखा है, उन पर नहीं होंगे. फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज वर्कर स्पेशली जो है, ठीक है, फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे डिफाइन किया गया है क्लोज एम में इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट में. एंड फील्ड यूनिट ऑफ सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वर्किंग गवर्न बाय द गवर्न लॉज. ठीक है, तो ये एक हमारे पास तब भी आया था कि सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये. लाइक टू चेक दिस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टू हैव सम नॉलेज अबाउट इट. एक तरीके से वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करें. ठीक है, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो है ज़्यादातर लेबर लॉज ही होते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास. आगे चलते हैं.
प्रोवाइडेड फर्दर दैट दीज रूल्स shall apply to any person temporarily transferred to a service or post specified in clause। देखिए इसके अलावा जो भी ये रूल्स जो है अप्लाई होंगे, ठीक है, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एनी पर्सन जो भी टेम्परली अगर अगर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो जाता है ऐसे सर्विस पर जो कि स्पेसिफाइड की गई क्लोज ए में, ठीक है। दैट मीन्स बट फॉर सच ट्रांसफर दीज रूल्स वुड हैव अदरवाइज अप्लाइड। तो अगर कोई भी ऐसा जैसे मान लीजिए किसी ऐसे 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 डिपार्टमेंट में किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पर जो है ये रूल्स पहले से एप्लीकेबल हैं, तो इन केस में वो जो है रूल्स जो है एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। जिनका भी जैसे यूनियन के साथ जो है वो है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, कोई भी डिपार्टमेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन द एक्सप्रेशन एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक्सप्रेशन जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है इंक्लूड नहीं कर रहा है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। ठीक है, जिसका मतलब मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी, वेलफेयर फंक्शन जो है रेलवे बोर्ड या रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965। हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस दिया गया है कि डेफिनेशंस क्या क्या है। बिफोर वी गो दैट, उससे पहले जो रूल नंबर 1 है उसमें एक जीआईडी आती है कुछ, वो जीआईडीज देख लेते हैं क्या क्या है। कि हमने देख लिया कि ये रूल्स जो है कि इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, इन्हीं को ही थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट किया गया है कि एप्लीकेबिलिटी टू ऑनरी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट। कुछ ऐसे ऑनरी वर्कर्स हैं जिनके ऊपर ये जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑनरी वर्कर्स इन सिविल पोस्ट। कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है कई बार जो है ना ऑनरी पोस्ट पर जो है किसी किसी का सिलेक्शन या किसी किसी को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो उन केयर में क्या उस केस में क्या करेंगे। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जब भी हमें ऑनरी वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो वो क्या है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जो है ऑनरी वर्कर्स की सिविल पोस्ट की, वो एक्सेप्शनल प्रोसीजर है। वो कब करते हैं हम, जब कभी हमें वो तभी रिसोर्ट करना है जब जो है अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर आपको सूटेबल पेड एम्प्लॉयड जो है आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। और उनकी जो सर्विस है वो एकदम मेरिटोरियस सर्विस होनी चाहिए, उन्हीं पर्सन्स को देना है जिनकी सर्विस मेरिटोरियस है, और दे आर इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ एंड हैव अ स्ट्राइकिंग रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी, ठीक है। थर्ड है आपका जो इनकी जो सर्विस है ना, जो सर्विसेज ऑफ एन ऑनर वर्कर, वो सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी में होनी चाहिए, ठीक है। वो जो वर्क है उनका वो किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल पावर जो है वो उनको होल्ड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो ऑनरी वर्कर है वो कम से कम जो है नॉमिनल उनको ₹1 पर मंथ जो है सैलरी दी जानी चाहिए। सो दैट हम ऐसा किस लिए देते हैं, सो दैट उनको जो है अपना कंडक्ट रूल्स में हम जो है ला सकें, ठीक है, या फिर अदर जो सर्विसरी रूल्स है वो ला सके। और अगर ऑनरी वर्कर भी चाहे तो व्हाट ही कैन डू इज ही नीड नॉट हाउएवर ड्रॉ दैट सैलरी। वो चाहे तो अपने अकाउंट ऑफिसर को वॉलंटरी वो अमाउंट को सरेंडर कर सकते हैं। बट हम ये इसलिए करते हैं सो दैट हम कंडक्ट रूल्स के अंडर उनको या फिर सर्विस रूल्स जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सके, ठीक है। बट यस ये कहीं न कहीं है कि फॉर ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स के लिए हमें सच जो नॉमिनल सैलरी है वो फ़िक्स करनी है, ठीक है। देन हमारे पास ऑल नॉर्मल ऑनरी वर्कर्स है, दे शुड बी ऑटोमैटिकली एंड प्रोप्रियोविगरी बी सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट। मतलब कि यहाँ पर एक वर्ड आया था आपका, उस टाइम पर जल्दबाज़ी में फर्स्ट रीडिंग थी हमारी, अभी हमारी सेकंड रीडिंग है इसमें, ठीक है। हमारा एक वर्ड आया था प्रोप्रियो Proprio when something has the ability to do something on its own without needing any help or outside force. Okay. So own worker should automatically and proprio subject to provision. Okay. तो क्या था प्रोप्रियो मतलब ऑन इट्स ओन एक तरीके से। देखिए जैसे ही कोई भी अगर ऑनरी वर्कर की अपॉइंटमेंट होती है, दे ऑटोमेटिकली बिकम देयर ओन ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ऑटोमेटिकली इन पर एप्लीकेबल, ठीक है। नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू साइन एनी डिक्लेरेशन इन दिस कनेक्शन। ऐसे मतलब उनको डिक्लेयर अपनी तरफ से कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, जैसे ओथ ऑफ एलिजियंस या इस तरीके से होते हैं ना, वो उनको देने की जरूरत नहीं है। वो जो है ऑटोमेटिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। देन ये भी रियलाइज किया गया है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है अब प्रिंसिपल्स जो है ये नहीं हो पाता है, किसी किसी में कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है, जैसे हमारा जो है यहाँ पर ये क्लोज 3 पैराग्राफ 2 जो है वो कहता है कि जो भी पर्सन जिन्होंने प्रीवियसली बहुत हाई ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्ड किया है, ठीक है, तो उन उन केसेस में जो है ऑनरी वर्कर्स जो आर प्रोमिनेंट इन पब्लिक है, पॉलिटिकल लाइफ है कंट्री, ठीक है,
उनको आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो एकदम से अपनी जो लाइफ लॉन्ग एसोसिएशंस हैं उनकी जो विद द पॉलिटिकल पार्टीज, जस्ट बिकॉज वो इतने हाई ऑफिस में पहले से काम कर चुके, थ्रू द लाइफ दे हैव वर्कड विद देम, तो वो सिवरेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो जो लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है वो सिवरेंस कैसे करेंगे उससे, ठीक है, विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रूल नंबर 18 जो है, दैट इज कनेक्शन विद द प्रेस। रूल नंबर 20 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। रूल नंबर 23, ठीक है, ऑफ द कंडक्ट रूल्स जो है ought नॉट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट सच पर्सन। तो इसलिए ये जो है, ये रूल जो है उनके अगेंस्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता इन सो फार एज देयर पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न, ठीक है। अदर रिस्पेक्ट्स में सच पर्सन शुड बी गवर्न, अदर रिस्पेक्ट्स में जो है कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम कई बार जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ऑनररी एम्प्लॉयमेंट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी दी जाती है एक ऑनररी कैपेसिटी में, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इंश्योर करें कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है दैट डज नॉट अमाउंट टू होल्डिंग इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, राइट। तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो, अगर हम ऑनररी पोस्ट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंट करते हैं, तो इस केस में कभी भी जो है उनका जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो पाए। तो ठीक है, इसके लिए हमारा जो अंडर आर्टिकल 1021 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अंडर आर्टिकल 1021 क्या है, हल्का सा एक बार देख लेंगे इसमें। अब मुझे लगता है कि आर्टिकल 1021 यही कहता है कि कोई भी जो पोस्ट है ना, वो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करनी है, यही कहता होगा। यस, इफ ही होल्ड्स एनी प्रॉफिट ऑफ दिस ऑफ ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट अदर देन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है। ये यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप 102 की बात करते हैं, 102, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा, ये बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ही कैन डिस्क्वालीफाई, अगर वो ऐसा करते हैं तो, राइट। तो 102 है ये आपका। तो इसलिए हमें हमें इस चीज़ पर पहले से ध्यान देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं तो और एक बात और भी है इसके लिए, वैसे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कुछ इंस्ट्रक्शन इशू कर रखी है, ठीक है, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ अलाउंसेस एंड फीस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो वी शुड केयरफुली बोर्न इन माइंड। सेकेंडली, इसके अलावा हमें जो रूल नंबर जो 2 है ना अबव, वो खुद ही जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो क्या है जो रूल नंबर जो हमने ऊपर बोला, दैट इज कनेक्शन विद द प्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये तो है, ये इन सो फार एज दिस पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स इज कंसर्न, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू देम, राइट। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट में जो अगर मान लीजिए कुछ भी इसके अलावा भी कुछ कंडक्ट रूल्स हैं, मान लीजिए इन केस ऑफ ऑनरी वर्कर्स इन सिविल पोस्ट कोई एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, तो जो भी वहाँ का मिनिस्ट्री कंसर्न है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जो भी उन ऑनररी जो पोस्ट होल्ड कर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो रिलैक्स कर देनी चाहिए, बट इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर प्रायर प्रायर कंकरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है जो भी कंडक्ट रूल में है लेकिन उनसे मैच नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस यू कैन कंसल्ट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऑनररी वर्कर्स के लिए एक केस और बताया गया है कि इट शुड बी मेड क्लियर टू देम कि जो है इट इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम विद द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, कहीं ना कहीं जो है उनको बताया जाएगा कि जो ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि इफ़ यू आर पोस्टेड, इफ़ यू आर नो पोस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, तरीके से ऑनररी पोस्ट दिया है तो आपको गवर्नमेंट रेजिडेंशियल जो है दिया ही जाएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो है हम उनको मेरिट्स पर ट्रीट करेंगे, ठीक है, और इट मे बी मेड अवेलेबल इफ जस्टिफाइड, ठीक है, एंड टू द एक्सटेंट इट कैन बी डन विदाउट डेट्रीमेंट टू द, और ये उस केस तक किया जा सकता है दैट इट कैन बी डन विदाउट डेट्रीमेंट टू गवर्नमेंट कमिटमेंट्स टू सैलरीड एम्प्लॉयज, मतलब कहीं ना कहीं जो आपको पहले प्रेफरेंस है वो सैलरीड एम्प्लॉयज को देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, और जैसे इन्होंने एक बात और बोली है यहाँ पर कि जो ऑनररी वर्कर्स है ना, दे शुड बी ऑनररी वर्कर्स इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, दैट मीन्स कि वहाँ पर उनको ना सब्सटेंशियल अमाउंट हमें पेमेंट पेमेंट नहीं करना है। वैसे तो आपने बोल दिया ऑनररी है, ऑनररी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, एंड इफ ही इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज अ मंथ, गवर्नमेंट में इट इज इंडीड अ वेरी बिग सैलरी, राइट। तो इसलिए क्या है वहाँ पर, क्या है, ये ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में होने चाहिए, और नॉर्मली जो है शुड नॉट बी अलाउड अ सब्सटेंशियल अमाउंट बाय वे ऑफ ऑनरेरियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका
शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट। मोरोवर एक बात और बोला गया है कि ऑनररी वर्कर जो है दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, अनलेस इस केस में अगर उनका जो पे और ऑनरेरियम है इफ दैट एक्सीड ₹5 पर मंथ, अगर ₹5 से ज़्यादा बढ़ता है देन यस इन दैट केस दे हैव टू पे, अदरवाइज जो है उनको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये हमारा फर्स्ट जीआईडी था, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू सेकेंड नंबर बोलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंडक्ट रूल्स टू एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब क्या ये कंडक्ट रूल्स जो हैं जो जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग के जो पर्सन है क्या उन पर भी एप्लीकेबल होगा? तो देखिए एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट जो बॉडीज हैं दे आर कंट्रोल्ड और फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर क्या है, तो दे शुड बी सब्जेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कंडक्ट रूल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज है अगर वो फुली फाइनेंस की जा रही हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो येस दे शुड बी सब्जेक्ट टू दिस, ठीक है, टू द कंडक्ट रूल्स। मोरोवर आपसे फिर पूछा गया है क्या कि अगर वो बॉडीज जो है कंट्रोल्ड और फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एप्लीकेबल होगा। वो पूछते हैं अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करेगा ऑन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट सेटिंग अप द कॉर्पोरेशन, क्या वो जो है वो लेना चाहते हैं या ये बेसिकली द स्टैट्यूट जो है मे प्रोवाइड फॉर सूटेबल रूल्स बीइंग मेड बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ और बाय गवर्नमेंट, तो वो उनके ऊपर उन स्टैट्यूट के अंदर जो है लिखा होना चाहिए, ठीक है। where there is no statutory provision or there is or the body is non statutory, तो conditions जो उनकी service of employees है that will be determined by the terms expressed or implied in the contract of service, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट की तरफ से फुली फाइनेंस्ड है तो यस एप्लीकेबल होंगे, अगर स्टैट्यूटरी है तो उनके स्टैट्यूट के अंदर लिखा होगा, और अगर इसके अलावा भी कोई भी जो बॉडी है वेयर देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन या फिर बॉडी इज नॉन स्टैट्यूटरी है इन केस में उनके सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा एंड इट विल बी ओपन टू द एम्प्लॉयर, ठीक है, सब्जेक्ट टू लेबर लॉज वेयर दे अप्लाई, ठीक है, कि वो इनको अप्लाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। बट येस जो भी अंडरटेकिंग्स जो है इफ दे आर एंटायरली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनकी जो एक्टिविटीज जो है एम्प्लॉयज की इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर जैसे कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और जहाँ कहीं पर भी हो जैसे मान लीजिए और कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह हैं तो दे कैन अप्लाई देम एज पर मॉडिफिकेशंस। रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी की बात आती है तो मॉडिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की कौन सी थी, हमारी संथानम कमेटी। इसके अलावा एक और बोला गया है कि कंडक्ट रूल्स जो है ना रिवाइज हुए हैं अभी हाल ही में रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी की इंटेग्रिटी के रूल के रिगार्डिंग, तो उन्होंने ये बताया गया है कि हमारे पास जो है रूल्स जो है मॉडिफाई किए गए हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। संथानम कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं तो वो रूल्स जो है ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। और स्टैट्यूटरी हो चाहे अदर कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री या सप्लाई के अंडर में, ठीक है, तो मे बी एडवाइज टू ब्रिंग दिस कंडक्ट रूल्स ऑफ द लाइंस ऑफ रिवाइज, तो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो रिवाइज रूल्स हैं ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ कमेटी कमिश्नर बाय द गवर्नमेंट। कोई भी कमेटी या कोई भी कमीशन जब अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ये उन पर एप्लीकेबल होंगे, यस, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस द रूल्स जो हैं दे अप्लाई टू ऑल अपॉइंट पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। इंपॉर्टेंट कि इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन जो है एप्लीकेबल होंगे whether the person concerned has been formally appointed to a civil service or post under the government and not merely whether he is in receipt of remuneration from government, okay? देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो यस कि कमेटी और कमीशन जो है कुछ भी होगा ना, क्योंकि हमने पहले ही हमने ऑनरेरी वर्कर्स के बारे में बात की, हमने बोला कि अगर ₹1 लेंगे तो वो जो है कंडक्ट रूल्स के अंडर में आ जाता है। इसके अलावा कहा गया सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कुछ कंडक्ट रूल में एक्सेप्शन बोला गया है, ये रूल्स जो है सब पर जो भी पर्सन अपॉइंट हुए हैं सिविल सर्विसेज पोस्ट पर नेशनल अफेयर्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर केस में जहाँ पर जो पर्सन कंसर्न हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस और पोस्ट, ठीक है, तो ये जो है वो जो पर्सन को जिसको अपॉइंट किया गया है ना इट इज़ नॉट मेयरली वेदर कि वो जो पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कि उनको ₹1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या फिर, ठीक है, इंटेंशन देखी जाएगी वहाँ पर, इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन इज दैट द पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड ना शुड बी गवर्न बाय द सीसीएस कंडक्ट रूल्स,
एंड द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड टू स्पेसिफिक सिविल पोस्ट, तो वो जो है एप्लीकेबल होंगे, यस। ठीक है। अब बात करते हैं कोई कोई इस इन्हीं केसेस में क्या कई कई होता है जहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं, देखिए, जो भी पर्सन अदर देन दोज हु आर इन एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस ना, एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होते, बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। स्पेशली कमीशन में, बोर्ड कमिटीज में, ठीक है, इस तरीके से उनको मतलब लिया जाता है। एंड दे नो समटाइम्स अटैच कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू देयर नॉन ऑफिशियल स्टेटस, कि हम तो नॉन ऑफिशियल स्टेटस गेन करना चाहते हैं। ठीक है। इन सच केसेस में भी इंटेंशन देखी जाती है। इंटेंशन क्या कहते हैं, सेड रूल शुड नॉट अप्लाई। If the intention is that this said rule should not apply, the person concerned should not be appointed to any civil service post. तो अगर वहाँ पर जो इंटेंशन ये है कि said rules shall not apply, तो इस केस में भी should not apply, तो the person concerned should not be appointed to any civil post, but should be appointed as chairman or member of the committee. ठीक है। अगर जहाँ पर आप चाहते हैं कि उन पर्सन्स को, कमेटी के जो पर्सन्स हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में ही शुड बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ द कमीशन। दोबारा से आपको बताऊंगा, अगर कोई कोई मेंबर्स चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर है आपका कि अगर कभी भी आप किसी सिविल पोस्ट या सिविल पोस्ट या फिर सिविल सर्विस के लिए अगर अपॉइंट करते हैं, तो ये रूल्स जो है ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोलता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर स्टेटस, देखिए ऑल पर्सन जो है अदर देन दोज जो गवर्नमेंट सर्विस में है, वो चाहते हैं कि भाई कमीशन या बोर्ड कमिटीज़ में अंदर आते हैं इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है। तो जो दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर नॉन ऑफिशियल स्टेटस, और वो चाहते हैं कि इसको हम मेंटेन करें। तो वाइल एक्सेप्टिंग द मेंबरशिप ऑफ सच कमीशन, ठीक है, तो इन केस में हो गया इंटेंशन जो है हमारे सेड रूल शुड नॉट अप्लाई, तो इंटेंशन भी अप्लाई नहीं होगी इन केसेस में। ठीक है। इन केसेस में जो है इंटेंशन जो है इज दैट द सेड रूल्स जो है, मतलब उनकी इंटेंशन क्या है, अगर अगर सब कोई नॉन ऑफिशियल मेंबर बन रहा है, तो उनकी मेन इंटेंशन क्या है कि जो सेड रूल्स है ना शुड नॉट अप्लाई द पर्सन कंसर्न। ठीक है। तो उस केस में जो बोलता है द पर्सन कंसर्न शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विस पोस्ट, तो उस केस में उनको कोई भी सिविल सर्विस पोस्ट या फिर सिविल सर्विस या फिर सिविल पोस्ट नहीं देनी है, बट शुड बी अपॉइंटेड एज अ, बट लेकिन उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ द कमीशन बना सकते हो। ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू एनी सिविल सर्विस पोस्ट। फर्दर बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको जो ऑनरेरिया सैंक्शन किया जाता है और ऑनरेरी वर्कर्स को सब्सटेंशियल होता है। इन केस में ये बताया कि जो रेम्यूनरेशन है दैट शुड बी अलाउड टू हिम एज ऑनरेरियम शुड बी नॉमिनल। ठीक है, मतलब ये जो है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में होने चाहिए। ठीक है। सैलरी जैसे ही अगर उनकी बढ़ती है एक तरीके से, तो कंडक्ट रूल्स जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सिविल पोस्ट अपॉइंटमेंट होता है तो भी जो है आपका कंडक्ट रूल्स अप्लाई माने जाएंगे। ठीक है। और ये जो रूल्स हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू पीएनटी डिपार्टमेंटल एजेंसी, जो हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। ये इसके अलावा जो भी पर्सनल स्टाफ है मिनिस्टर्स के, क्या उनके ऊपर होते हैं जिनका जो जो टेन्योर है वो कोऑर्डिनेट्स विद द मिनिस्टर, यस वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। इस केस में बोलता है जैसे कि जो भी मिनिस्टर के साथ में जब पर्सनल स्टाफ जो अपॉइंट होता है, तो उनको उनको क्या किया जाता है देखिए अभी थोड़ा सा हल्का सा हम इसको, और क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हम इतना नहीं दे पाए थे, तो वुड लाइक टू गिव मोर अटेंशन क्योंकि हमारी सेकेंड रीडिंग है ये। तो रिगार्डिंग द स्केल ऑफ पर्सनल स्टाफ ऑफ मेंबर मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन द यूनियन काउंसिल हैज़ बिन कंप्लाइंट इन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम टाइम पर जो है जो भी स्टाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टू मिनिस्टर उनके लिए, या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए कंप्लाई किया गया है। वाई लेड डाउन द एंटाइटलमेंट, अगर हम एंटाइटलमेंट की बात करें, तो उनकी कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट है वो रिलैक्स होती है। तो टेन्योर जो है ऑफ द जो उनका जो है वो टर्मिनस होता है, को टर्मिनस होता है विद द मिनिस्टर। ठीक है। बट स्टिल इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ अ मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के साथ जो अपॉइंट किए जाते हैं ना, जो भी जो स्टाफ जो अपॉइंट किया जाता है आउटसाइडर का, वो उनका प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है। बट इन केसेस के अंदर भी जो वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस के लाइट में वो किए जाने चाहिए। ठीक है। और तो इसका मतलब, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि कंडक्ट रूल्स इन पर एप्लीकेबल होंगे जो भी पर्सन सिविल पोस्ट होल्ड करता है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द कंडक्ट रूल्स जो है एप्लीकेबल, दे हैव टू सबमिट द प्रॉपर्टी रिटर्न, सीक परमिशन ऑफ द कंप्यूटर अथॉरिटी इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन और इन इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि पर्सनल स्टाफ जो है सिर्फ नॉट ओनली विद द मिनिस्टर, बट मिनिस्टर विद द डेप्यूटी मिनिस्टर विद द पार्लियामेंट सेक्रेटरी या फिर कोई भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है।
चलिए जी, नेक्स्ट बोलता है आपका एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ अ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन। देखिए डिपार्टमेंटल कैंटीन का जो भी स्टाफ है ना, उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट स्टाफ। तो एम्प्लॉय जो है सर्विंग इन नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है, बोल रहा है नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल कैंटीन जो है, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो है इस केस में जो है बेनिफिट जो है एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज बाय द गवर्नमेंट, उनको ऑटोमेटिकली मिलने मिलने लग गए हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज जो है सर्विंग इन नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन्स डिफरेंट रूम्स, ठीक है, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1991 से दे हैव बिकम द होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट टू फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट सर्विस। इसलिए उनके ऊपर जो है ऑल ऑर्डर जो इशू किए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। अब बात करते हैं हम डेफिनेशंस की कि हमारा डेफिनेशंस क्या क्या था। देखिए इन दिस रूल्स जो है अंडर द गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है जो भी कोई भी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस या फिर पोस्ट के लिए हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया था टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। दिस रिपोर्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। और उसके अंदर जो है सिविलियंस भी, जो डिफेंस सर्विसेज के जो सिविलियन है वो भी उन पर भी ये रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हुज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ कंपनी, कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी लोकल अथॉरिटी पे जाता है तो वो डीम टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स उनको भी डीम गवर्नमेंट सर्वेंट है। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चाहे ये मैटर नहीं करता कि उनकी जो सैलरी है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये 100% आप पर एप्लीकेबल होंगे। एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है आपका। वो पूछते हैं आपसे कि अच्छा बताइए कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली के अंदर क्या क्या आएगा। कंडक्ट रूल के अंदर फैमिली के अंदर क्या क्या आएगा, तो वो बताना है आपने। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ दोनों आएंगे एज द केस में भी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का या तो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, दोनों अदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। कोई मैटर नहीं करता है कि वो वहाँ पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उनके साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो रह रहे हैं तब भी और नहीं रह रहे हैं तब भी, ठीक है। इसके अलावा बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे तभी ये रूल एप्लीकेबल होंगे, नहीं। हस्बैंड वाइफ है दैट्स इट, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के हस्बैंड है, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो दीज कंडक्ट रूल्स जो हैं दे आर एप्लीकेबल टू देम, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और अ हस्बैंड। बट इसको इंक्लूड कौन नहीं करता है, डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और अ हस्बैंड एज द केस में भी सेपरेटेड। अगर वो सेपरेटेड हो गए हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री के अकॉर्डिंग अगर वो सेपरेट हो चुके हैं, देन इन दैट केस यस, इन दैट केस नहीं एप्लीकेबल होंगे ये, ठीक है। एज द केस में भी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस और बाय डिग्री और गवर्नमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। सन, डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप सन, ठीक है, ये इन पर जो है रोल होली एंड होली डिपेंडेंट ऑन, दो दो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है यहाँ पर। कि आपका हो गया सन, हो गया डॉटर, हो गया स्टेप सन या फिर स्टेप डॉटर, ठीक है। और इसके साथ में दोज हु आर होली डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है। बट इंक्लूड कौन किसको नहीं करेंगे आप, अ चाइल्ड या फिर स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर एनी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हुज कस्टडी जो है ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ अंडर एनी लॉ, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड है आपका वेदर बाय ब्लड, अगर कोई भी पर्सन जो है रिलेटेड, कोई भी पर्सन आपसे रिलेशन में है, ठीक है, कोई भी पर्सन आपसे रिलेशन में है, रिलेटेड है मतलब आपसे ब्लड से या फिर बाय मैरिज, ठीक है, टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस केस में भी चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए थर्ड दोबारा से पढ़ेंगे, एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन या तो ब्लड से या फिर मैरिज से गवर्नमेंट सर्वेंट से डिपेंडेंट है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ से डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए या तो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड है ब्लड या मैरिज से, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या हस्बैंड से रिलेटेड है और होली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, ठीक है। तो उन केस में भी यहाँ पर क्या है, होली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो उन पर भी ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। थर्ड बोलता है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस देखिए एब्सोल्यूट सबसे पहले तो इंटेग्रिटी सबसे ऊपर है, इंटेग्रिटी सबसे ऊपर है। सब सब कुछ मतलब तरीके से
जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इंटेग्रिटी पर बात नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है? तो एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है। देन वी हैव मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग व्हिच इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 3 1 का 3, मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ भी काम करें। Supremacy of the constitution and democratic value, sovereignty, integrity of India, security, public order, decency, morality, high ethical standards and honesty, political neutrality रखनी है आपने हमेशा, merit, fairness and impartiality in the discharge of duties, ठीक है? Accountability and transparency रखना है, responsive to the weaker section, courtesy और good behavior रखना है, take decisions only in public interest, efficient, इफेक्टिवली इकोनॉमिकली काम करना है आपका। कोई भी जो प्राइवेट इंटरेस्ट मान लीजिए आपका आ जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में पब्लिक ड्यूटीज़ के बीच में, तो आपको रिजॉल्व करना है ऐसे कन्फ्लिक्ट को, और हमेशा प्रेफरेंस देनी है आपको पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है? फाइनेंशियल कहीं कहीं पर भी जो है आपको ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं लेनी किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आपकी इन्फ्लुएंस कर सके आपको इन परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका, कोई मिसयूज़ नहीं करना है आपको अभी भी अपनी पोजीशन का, एज़ सिविल सर्वेंट, फाइनेंशियल या फिर मेटल बेनिफिट के लिए। इसके अलावा आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? अगर डिसीजन लेना, कोई कोई भी जो डिसीजन लेना है बेसिकली वो मेरिट बेसिस पे लेना है, ठीक है? आपको फेयरनेस के साथ करना है, काम करना है अपना, इम्पार्शियलिटी, डोंट डिस्क्रिमिनेट ओवर द एंटरप्रेन्योर। हमेशा ये भी इसी चीज़ से बचना है कि मतलब लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना है किसी भी में, मेंटेन करना है, लॉफुल ऑर्डर्स पहले जो है अपने आप कम्युनिकेट करने हैं आपको, ठीक है? देन हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन करनी है अपने ऑफिशियल के टाइम पे भी, ठीक है? सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, फ्रेंडली रिलेशन विद मतलब ऐसा कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं रिवील करना है जिससे हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी पर कोई बात आए। स्टेट, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और इलीगल और अनलॉफुल गेन को, ठीक है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन जो है आपको मेंटेन करनी है। ये जो कुछ है आपके ये दे रखा है, ये सब कुछ आपको हमेशा मेंटेन करना है। ये जनरल कंडीशन तरीके से जो गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट की जाती है। इसके अलावा बोलता है एवरी गवर्नमेंट जो है सर्वेंट होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट, तो भी अगर कोई आप सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो इंश्योर करना है इंटेग्रिटी और डिवोशन टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है? जो भी आपके कंट्रोल में है ना, तो भी आपको करना है कि जो भी आपके कंट्रोल में है, अ, कि उनकी भी जो है एक तरीके से प्रॉपर इंटेग्रिटी और डिवोशन हो ड्यूटी के प्रति। कोई भी तो मतलब देखिए, पहले तो एक सब कुछ जनरलाइज़ दिया, दूसरे में क्या दे रहा है, अगर कोई सुपरवाइज़री पोस्ट होल्ड कर रहा है तो कैसे? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड हिम एक्ट अदरवाइज़। मतलब जैसे आपने एकदम अपनी जजमेंट जो है एकदम के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से काम करना है, एक्सेप्ट सिर्फ़ उस केस में जब आप अपने सुपीरियर के अंडर में काम कर रहे हैं ना, सिर्फ़ उस केस के अंदर, ठीक है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी काफ़ी कुछ जो है मेंशन है। फिर बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑफिशियल जो है सुपीरियर जो है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए आपके आपके पास, ठीक है? और जैसे ही अगर मान लीजिए कोई आपका ऑफिसर जो है ओरल ओरल में आपको इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, लेकिन तभी जितना जल्दी हो सके उनसे आपको राइटिंग में लेना है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिसीव ओरल डायरेक्शन जो है कंफर्मेशन लेना है सेम राइटिंग में एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैबिचुअली फेल हो जाता है टू परफॉर्म हिज टास्क विद इन द टाइम, तो उसको जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो लगता है कि वो बड़ी जो है फिसल रही है, तो उनको जो है डीम्ड माना जाएगा दैट ही इज लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है? इट विल बी डीम्ड टू बी लैकिंग इन डिवोशन टू। इसके अलावा बोलता है कोई भी जो है क्लोज रिको एम्पावरिंग, कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा क्लोज है जो कि एम्पावर कर रहा है आपको, सेकंड रुकिएगा, यस, कोई भी उम, कोई भी ऐसी ऐसा गव गव एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। यस, डन। ओके, कोई भी जो है आपको गवर्नमेंट सर्वेंट को जो एम्पावर कर रहा है, मतलब कुछ भी आपको ऐसा जो है एम्पावर नहीं कर सकता जिससे कि आप जो है इवेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सुपीरियर अथॉरिटी सच थिंग्स आर नॉट नेसेसरी अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड, मतलब आपको जो है जैसे अगर आप मान लीजिए अपने जो सीनियर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप बोल सकते हैं, ठीक है? कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, लेकिन कुछ भी जो अगर आपके पास जैसे आपको पावर्स दी गई, तो उन पावर्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनको बोलो कि अपनी ड्यूटी से इवेड कर लो, मतलब ठीक है? क्योंकि ये आपकी मतलब एक तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता है कि आप जो है मान लीजिए
आप किसी को जो है अनड्यू फेवर एक तरीके से करने लग जाओ, तो दैट्स नॉट द केस, शुड नॉट बी द केस, ठीक है? तो ये बोला गया आपका। इसके अलावा देन हमारे पास आता है आपका प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, कि किस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट हो सकते हो और आप कर्टसी हमेशा मेंटेन करनी है आपको। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है हमेशा एक्ट करना है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है? और कभी भी डिसकर्टियस मैनर में काम नहीं करना है, पहली चीज़। डायलेटरी टैक्टिक्स या फिर विलफुली कॉज डिले नहीं करना है, कभी भी अपना जो काम है उसको डिले नहीं करना है विलफुली, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं 3 ए का जो है प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए आपके काम करने में, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए और कर्टसी होनी चाहिए, ठीक है? देन वी हैव ऑब्जर्वेशन, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको आपको हमेशा जो है फॉलो करना है। चाहे एज ऑफ मैरिज की बात हो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज की बात हो, तो आपको गवर्नमेंट फॉलो करना है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो वो भी आपको हमेशा जो है फॉलो करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है? तो ये भी आपको गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा जो है वो करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा एक अभी जैसे आया था कि कोविड के टाइम पे स्पेशली कि 45 से एज से जो भी ऊपर है उनको वैक्सीनेशन एक्सरसाइज करनी, तो वो आपको करना है। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो आपको करना है। फिर कोई 18 तक रिलैक्स कर दिया तो उनको देना है 18 से अबव, तो वो करना है आपको, ठीक है? इसके अलावा 3C बोलता है आपका कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अपने आप को इस तरीके से किसी काम में भी इंडल्ज नहीं करेगा, ठीक है? वहाँ पर जो वुमेन का जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है किसी भी वुमेन का कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पर हो, अगर जो भी वहाँ पर जो इंचार्ज जो है वर्क प्लेस का, ही शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एनी वुमन एट वर्क प्लेस, ठीक है? अब इसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, उसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट या फिर एडवांसेस कोई करता है, देन कोई भी डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्सुअल फेवर्स, फॉर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एंड कोई भी अनवेलकम या फिर फिजिकल वर्बल, देखिए कोई भी अनवेलकम फिजिकल या फिर कोई भी वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, तो वो भी आपको मतलब देखना है। और जो ये कहते हैं इसके अलावा फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस जो हैं दैट मे आल्सो अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्या-क्या है? दैट इज़, और किसी को बोलते हैं कि इम्प्लाइड या फिर एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? डेट्रिमेंटल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयमेंट में, अबाउट हर फ्यूचर या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में कोई भी बात आती है, ठीक है? इंटरफेरेंस विद हर वर्क या इंटिमिडेटिंग या फिर ठीक है? या फिर ऑफेंसिव या फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अगर कोई क्रिएट करता है, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जिससे कि जो उनकी उनकी हेल्थ या सेफ्टी पर कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो भी सब कुछ जो है इसकी डेफ़िनिशन में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार कि वर्क प्लेस मतलब क्या है? वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं सिर्फ़ वो वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस का मतलब आता है कोई भी एनी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज़, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ठीक है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको जो है वर्क प्लेस माना जाएगा। हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को स्पेसिफिकली दिया गया है। देन वी हैव उनका कोई भी कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गेम वेन्यू, ठीक है? रेजिडेंशियल है या नहीं है, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, कुछ भी है, सब कुछ आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, इवन कोई भी अगर प्लेस जो है एनी प्लेस विजिटेड बाय एन एम्प्लॉइज अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कहीं पर भी मान लीजिए वो जो एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो उनके अपने काम की वजह से अगर मान लीजिए ऑफिशियल वर्क के कहीं पर भी जाते हैं वो, ठीक है? तो वो वाला प्लेस भी, ठीक है? इसके इसके अलावा जो है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन जो इंक्लूड है वो भी, ठीक है? देन वी हैव ड्वेलिंग प्लेस, उनका इवन घर घर को भी जो है एक तरीके से वर्क प्लेस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब इसके अलावा कुछ हमारे पास कुछ गवर्नमेंट ने कुछ डिसीज़न दिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इंटीमेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिगार्डिंग कन्विक्शन, अगर आप मान लीजिए कन्विक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ में दोषी पाए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना है। देखिए, देयर नीड नॉट बी फॉलोड इन केसेस वेयर डिपार्टमेंटल पेनल्टी इज़ टू बी इम्पोज्ड। देखिए, कुछ हमारे जो सीसीए रूल्स हैं, ठीक है? ये कहता है कि प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी फॉलोड, ये मतलब जो सीसीएस कंडक्ट रूल जो आपका बोलता है, यस ये रूल्स, ये बोलता है आपका, ये बोलता है कि प्रोसीजर जो नीचे जो प्रोसीजर दे रखा है, ये नीड नॉट बी फॉलोड, ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इन केस वेयर डिपार्टमेंटल पेनल्टीज इज इम्पोज,
यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेनल्टी जो है ना इम्पोज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट विच हैव लेड टू हिज कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल कोर्ट। और इन्हीं के जो फैक्ट्स पर जो है दैट हैव लेड टू कन्विक्शन कन्विक्शन जो है इन अ क्रिमिनल कोर्ट, डिसमिसल एटसेट्रा इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए दोबारा पढ़ेंगे इसको। ये कहते हैं कि अटेंशन जो है दे रहे हैं वो आपको सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन सीसीए रूल्स का। ठीक है, जहाँ पर जो है जो कहता है कि प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी फॉलोड, ये वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर डिपार्टमेंट पेनल्टी, अगर डिपार्टमेंटल पेनल्टी इम्पोज हो रही है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट जिसके जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन मिल रही है किसी क्रिमिनल कोर्ट पे, ठीक है, वो कहते हैं डिपार्टमेंटल चली, उसमें बोला कि नहीं इनको तो क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल ऑफेंस है, इनको क्रिमिनली वहाँ पर उनको क्रिमिनल कोर्ट भेजिए इसको। ठीक है, तो इस केस में डिसमिसल वगैरह जो हो सकता है ना, इन सच केसेस नीड नॉट बी ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होता ना इन केस में। तो ईच केस जो है शुड बी एग्जामिन्ड ऑन द मेरिट्स, और मेरिट्स पे डिसाइड करना है, एंड ऑर्डर्स इम्पोजिंग द अप्रोप्रिएट पेनल्टी passed only where the charges against the government servant on which his conviction is based show that he was guilty of moral turpitude or grave misconduct which is likely to render his further retention in service। तो इस तरीके से बोल रहा है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट के अंदर जो डिसिप्लिनरी अगर इंक्वायरी चल के उसको डिसमिसल किया जाता है, ठीक है, अगर डिपार्टमेंटल की तरफ से उसको पेनल्टी देके उस पर्सन को डिसमिस किया जाता है, तो उस केस में जो है ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, जो नीचे वाले आपको दिया गया है। तो इन ऑर्डर दैट डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ मे बी इन अ पोजीशन, इन ऑर्डर दैट द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज जो है मे बी इन अ पोजीशन टू कंसीडर हिज केस एंड पास सुटेबल ऑर्डर्स देयर ऑन, वो अपने आप से सुटेबल पास ऑर्डर्स पास कर सकती हैं। डीआई के केस में डिपार्टमेंट अथॉरिटीज जो है गवर्नमेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड by a court of law may be in a position to consider his case and pass suitable orders thereon। Every government servant ordinarily उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है अपने डिपार्टमेंट सुपीरियर को उन कन्विक्शन के बारे में बताएंगे वेयर द ऑफेंस इज ऑफ सीरियस नेचर और प्योरली टेक्निकल। ठीक है, अगर अदर सोर्सेज से पता चलता है, मान लीजिए, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हु मे बी कनेक्टेड इन क्रिमिनल कोर्ट्स टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स। ओके, आई थिंक मुझे ये रीड करने की जरूरत पड़ता है हमें एक बार। देखिए दोबारा से रीड करेंगे इसको। अटेंशन इज इनवाइटेड टू रूल 55 और 50A ऑफ द सी कंडक्ट रूल ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट, जहाँ पर ये आपको बोलता है कि प्रोसीजर जो है नीचे जो आपको दे रखा है ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर डिपार्टमेंट पेनल्टी गवर्नमेंट सर्वेंट पर इम्पोर्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट कि वो जो है विच हैव लेड टू हिज कन्विक्शन इन क्रिमिनल कोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट विच हैव लेड टू द अंडर। अच्छा, वहाँ पर जहाँ पर ये जो है ये पेनल्टी नहीं होगी, जहाँ पर मतलब ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, जहाँ पर डिपार्टमेंटल पेनल्टी जो है किसी पर इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट पे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, वो वाले फैक्ट्स के दौरान विच हैव लेड टू हिज कन्विक्शन। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ये जिस वजह से उसकी कन्विक्शन हुई है, अगर वो उस पर गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से डिपार्टमेंटल पेनल्टी कोई लगाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स व्हिच हैव लेड टू दिस कन्विक्शन इन क्रिमिनल कोर्ट इसमें से इन सच केसेस नॉट टू बी ऑटोमेटिक, इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक। तो डिसमिसल वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, मतलब ठीक है। डिपार्टमेंट पेनल्टी इज टू बी इम्पोज्ड, समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या कहना चाह रहे हैं। दोबारा से पढ़ते हैं कि अटेंशन जो है इज यूनाइटेड टू रूल नंबर सी से जो कंडक्ट रूल्स बोलता है आपका कि विच प्रोवाइड दैट प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी फॉलोड इन केसेस वेयर अ डिपार्टमेंटल पेनल्टी इज टू बी इम्पोज्ड ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट विच हैव लेड टू हिज कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल कोर्ट। अगर किसी क्रिमिनल कोर्ट में where a department penalty is to be imposed on a government servant on the basis of facts which have on the basis of facts which have led to his conviction in criminal court, procedure thereunder need not be followed in cases। मतलब ये प्रोसेस जो है जो नीचे लिखा गया है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट था, जहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल पेनल्टी जो है किसी पर लगाई जाती है किसको कंसिडर करते हुए उसका जो उसकी जो कन्विक्शन, अगर मान लीजिए किसी पर कन्विक्शन हो गया, कोई किसी का कन्विक्शन हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उसका जो है उसको हो गया, ठीक है, और उसके फिर उन्होंने जो है डिपार्टमेंट पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई, चाहे डिसमिसल या जो है इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिक नहीं होती बेसिकली, ठीक है, डिसमिसल जो है इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक।
तो ईच केस शुड बी एग्जामिन्ड। अच्छा मान लीजिए क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किसी की कन्विक्शन होती है, यहाँ से लिखेंगे इसको, ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होगा जहाँ पर डिपार्टमेंटल जो पेनल्टी किसी पर लगाई जाती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के दौरान, उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पर जो है किसी भी पर्सन को कन्विक्ट माना गया है किसी क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डिसमिसल एटसेट्रा जो है इस केस में, इन केसेस के अंदर मान लो जो है ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किसी कन्विक्शन होती है, कोई अगर दोषी पाया जाता है, तो ये सब कुछ जो है इन केस में प्रोसीजर जो है ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल पेनल्टी जो है वो किसी पर लगाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच हैव लेड टू कन्विक्शन इन क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो डिसमिसल जो है इन केसेस के अंदर ऑटोमेटिक नहीं होगा। ईच केस शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स मेरिट। देखिए दोबारा से पढ़ेंगे। ये कहता है कि प्रोसीजर देयर अंडर, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है फॉरेन केसेस वेयर डिपार्टमेंट पेनल्टीज जो जहाँ पर जो है ये केस एप्लीकेबल नहीं होंगे, जहाँ पर एक डिपार्टमेंटल पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती है किसी पर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को चेक करते हुए जहाँ पर उसको कन्विक्शन हुई है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, दोषी पाया गया है किसी किसी क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो जो है हमें ये फिर जो है ये रूल्स को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, जैसे डिसमिसल जो है इस केस में ऑटोमेटिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन उसको जोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं सेंटेंसेस को ना यार, कि कोई भी जो प्रोसीजर है देयर देयर अंडर नीड नॉट बी फॉलोड, ये प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं होगा। ओके, वेयर डिपार्टमेंटल पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड, यहाँ पर पेनल्टी, डिपार्टमेंटल की पेनल्टी इम्पोज करनी है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, किसको मद्देनजर रखते हुए, जहाँ पर कन्विक्शन हो गई किसी क्रिमिनल कोर्ट में जो हो ना, अगर किसी भी फैक्ट्स के बेसिस पर जिन पर किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किसी को दोषी पाया जाता है मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। अच्छा, कह रहा है प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी, अच्छा वो प्रोसीजर फॉलो करने की नहीं है, जैसे डिसमिसल नॉट टू बी ऑटोमेटिक, डिसमिसल वगैरह जो है ऑटोमेटिक नहीं होगा। इस केस को आप एग्जामिन करेंगे मेरिट्स पे, ऑर्डर्स इम्पोजिंग द एप्रोप्रिएट पेनल्टी पास ओनली वेयर द चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन विच इज कनेक्टेड बेस्ड शो दैट ही वाज गिल्टी ऑफ मोरल गवर्नमेंट ग्रेव मिसकंडक्ट। अच्छा, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर कन्विक्ट होता है तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी, तो डिसमिसल वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी उस केस में भी, डिपार्टमेंट को अंदर जो है वो मेरिट्स के बेसिस पे उसको एग्जामिन करना पड़ेगा केस। ठीक है, so in order that department authorities of government servant who has been convicted by a court of law may be in a position to consider his case and pass suitable orders thereon. In order that department authorities जो है government servant की who has been convicted by a court of law may be in a position to consider his case and pass suitable order thereon. Every government servant जो है is ordinarily expected to inform his department. अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ है ना, हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, मान लीजिए किसी को कन्विक्शन सज़ा मिली है या कोई भी जो है उसको दोषी पाया गया है, तो हो सकता है ही मे बी इन अ पोजीशन टू कंसिडर हिज केस, जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ हैं दे आर इन अ पोजीशन टू कंसिडर हिज केस एंड पास सूटेबल ऑर्डर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जैसे ही कन्विक्शन हो वो ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरिट के बेसिस पे उसको एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, और उसके उसके अकॉर्डिंग जो है सूटेबल ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म हिज डिपार्टमेंटल, थोड़ा सा हल्का हल्का क्लियर हुआ हमारे ये कि जो है वो क्या है, जो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको एक्सपेक्ट किया था कि अपने डिपार्टमेंट जो सुपीरियर है उसके कन्विक्शन के बारे में बताएंगे वेयर द ऑफेंसेस ऑफ सीरियस नेचर और प्योरली टेक्निकल। However, there is no specific requirement at present to do so. Cases frequently occur in which government servants concerned omit to inform their. However, there is no specific requirement at present to do so. Cases frequently occur in which government servants concerned omit to inform their officials about the fact of their conviction, which comes later. In these circumstances, it has been decided that uh, government servant who may be criminal of a criminal to inform his superior the fact conviction as soon as possible. उसको जल्दी से जल्दी विल बी रिगार्ड, अगर नहीं करता है तो कोई विल बी रिगार्ड एज सेपरेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इट विल रेंडर हिम डिसिप्लिन एक्शन और पेनल्टी भी लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर जो क्रक्स अगर मैं आपको कहूँ, ये जो हमारा 5-10 मिनट्स की रीडिंग का जो क्रक्स है वो ये आया है आपको कि अगर कोई भी पर्सन जो है कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जैसे ही कन्विक्ट हो उसको एकदम से ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिया जाएगा, नहीं, डिसमिस नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन अथॉरिटीज़ है उसका केस को मेरिट्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, ये बोला गया है, ठीक है? और उसको जो है अपने तरफ से डिपार्टमेंट जो है सूटेबल जो ऑर्डर्स है वो पास करेगा। अगर यहाँ पर कहीं पर भी मिला जाता है कि किसी अदर सोर्सेज़ से अगर ये मिलता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा हो गया और वो इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उस केस में आप पर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और पेनल्टी भी लग सकती है। पहली चीज़ तो ये रही, ठीक है? दूसरा बोलता है इंटिमेशन अबाउट डिटेंशन। देखिए, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट जो भी अरेस्ट हुआ है ना, ठीक है? टू इंटीमेट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट आपको बताना है पहले से अपने अपने ऑफिशियल जो भी सुपीरियर है उनको प्रॉम्प्टली आपको बताना है, ठीक है? इवन वो भी जो जैसे माइट हैव कि वो जो है बेल पर आप छूट गए हो, तब भी आपको बताना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में भी फेलियर अगर आप ऐसा हो जाता है, तो इस केस में भी आपका जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस आप पर होगा, ठीक है? तो यही बताया डिटेंशन की भी बतानी है और अगर कोई कन्विक्शन भी होता है, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है? कुछ नहीं था इसके अंदर, बस यही है कि आपको इन्फॉर्म करना है। थर्ड है आपके पास कंडक्ट रूल्स डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कई कई बार ना जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनको जो है कहीं न कहीं ख़त्म किया जा रहा है। जैसे हमारा फ्रीडम टू स्पीक है और इस तरीके से। तो बोलते हैं अ पर्सन हू वॉलंटरली एंटर गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट ने आपको फ़ोर्स नहीं किया है गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए, ठीक है? आप खुद से आके जॉइन करते हैं, ठीक है? तो एनी ब्रीच ऑफ दीज़ रूल्स इज़ पनिशेबल एट फर्स्ट बाय हिज़ ओन रिमूवल फ्रॉम सर्विस। देखिए बात करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू एम्फसाइज़ दैट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड सिविल सर्वेंट रेस्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। In some cases, the contract is evidence from a foreign document, but everywhere, but even where there is no formal document executed, nonetheless, the contracts are implemented by the conduct of the parties, referred to as contract of service. The provision of constitution as a regulatory power, the provision of the constitution, the various rules as a regulatory power of the government, alter those rules. Come to कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर and define the rules general. देखिए, a person who voluntarily enter government service क्या करता है? He accepts rules and conditions, ठीक है, voluntarily in his own interest. The government service जो conduct rules हैं exclusively बोलता है to the duration of this contract ये applicable होंगे, ठीक है? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूरेशन एक्सक्लूसिव बोलता है इसका कि जब तक आप सर्विस पर हैं जब तक ये एप्लीकेबल होंगे और एनी ब्रीच ऑफ दीज रूल्स जो है इज पनिशेबल एट वर्स्ट बाय हिज ओन रिमूव फ्रॉम ऑफ सर्विस। तो आपको सर्विस से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है? अगर आप ब्रीच करेंगे तो इसको रिमूव किया जा सकता है। द ऑपरेशन ऑफ दीज रूल्स देयरफॉर कैन नॉट बी सेड टू बी इन्वेजन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, इसलिए क्योंकि आप खुद से इसको वो कर रहे हैं, राइट? खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। If the civil servant does not exercise these fundamental rules fullest, he does so merely because he considers it in the request interest not to do so. But it is open for him any time कि अगर वो चाहे तो अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर एक्सरसाइज करना चाहता है तो आप रिजाइन कर सकते हैं अपने सिविल सर्विस से। ही हैज़ नो फंडामेंटल राइट टू इंसिस्ट दैट ही शुड बी रिटेन्ड इन गवर्नमेंट सर्विस। ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बड़ा मतलब हार्श तरीके से लिखा हुआ है एक तरीके से। He has no fundamental rights to insist that he should be retained in government service. Again, he should have the benefit of all the right and privilege of contract of service. Okay? On his part, he does not abide by his any obligation and arise duties arising from that very. ठीक है? क्योंकि जो कंडक्ट रूल्स हैं, जो भी आपका ये बोलता है that you are supposed to devote him time and energy to discharge of his obligations, so precludes him to from engaging himself in any other trade or profession. It likewise requires his presence to be at his place of duty for specified periods, so precludes him from going other places during those periods. By analogy of arguments advanced by government of Orissa, Assam and Orissa, okay? तो जो ये हैं जो एक तरीके से बताया गया है इसमें दैट ऑथराइज आर्टिकल 19 बोलते हैं ना आपका फंडामेंटल वुड हैव इफेक्ट टू इनवैलिडेट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें फर्दर एडवाइस की जाती है दैट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ दिस raised parliament by law to restrict any of the armed force. Government of India further advised that this question is by presence of part 3
of Article 30, which authorized Parliament by law to restrict the or abrogate any armed force मेंटेनेंस ऑफ मतलब मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो भी जो है पार्लियामेंट बाय लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया है और एब्रोगेट किया है, एक तरीके से काट दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस जो कुछ ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह, मेंटेन द डिसिप्लिन। ठीक है, तो बोलता है गवर्नमेंट ऑफ राइट इंडिया जो है आर अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन दैट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर नॉट इन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही है कि नहीं है इसके अंदर। ज्वाइनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड नॉर्मल ऑफिसर्स। देखिए स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, दे डू नॉट डिपार्टमेंट जो है ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट डू नॉट परमिट मेंबर्स ऑफ स्टाफ या बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज टू ज्वाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द नॉर्मल। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि इनकी एफिशिएंसी जो है सफ़र कर रही है बिकॉज दे आर अटेंडिंग द रेगुलर कोर्स और ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो है वो एबल टू परमिट देयर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इसके ऑर्डिनली बोला गया दैट ऑर्डिनली देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू दिस परस्यूट ऑफ नॉलेज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन देयर लेजर आवर्स, बट नो वे टू डिट्रैक्ट फ्रॉम देयर एफिशिएंसी, से उनको हटना नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रायर परमिशन लेनी है बिफोर ज्वाइनिंग एजुकेशन, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट बन जाती है आपकी आपकी कि आपको वहाँ पर भी जो है कमिटमेंट रहती है आपकी, राइट। ठीक है, कमिटमेंट रहती है ना आपकी, आपको जो स्पेशली जो आपका एग्जाम टाइम है उस पर आपको एब्सेंस होना होना पड़ता है फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है यहाँ पर, दैट इज प्रायर परमिशन। ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर, प्रायर परमिशन इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डिनली जो है वो परमिशन जो है ग्रांट कर देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो भी अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट करता है, ठीक है, तो एक कंडीशन जो है एक तरफ से अटैच कर देनी चाहिए कि अगर एक कंडीशन यहाँ पर अटैच कर दीजिए इसी में ही कि अगर वहाँ पर वो जो है परमिशन परमिशन में भी विड्रॉन जो है वो विड्रॉ कर ली जाएगी किसी पर, अगर आप विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, अगर आप जो है नेग्लिजेंट हो जाते हैं तो period of tenure of the official taken should be taken into account while granting permission। हाँ, पीरियड ऑफ टेन्योर आपको वो करना है कि तरीके से जो है डिसाइडिंग अपॉन अ रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन इन द कोर्स ऑफ स्टडी, पीरियड ऑफ टेन्योर जो है शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया है, द ऑर्डिनरी कोर्स ओकेजन नॉट राइज टू आस्क और एक्सटेंशन ओकेजंस डू नॉट राइज टू आस्क फॉर, ताकि एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर का जो क्वेश्चन है वो राइज ना हो। टेन्योर का जो है क्वेश्चंस डू नॉट अराइज टू आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, ठीक है, टू कवर द पीरियड continue beyond the expiry to cover the period of the course attended by him which may continue beyond the expiry of tenure। ठीक है, so that in the ordinary courses occasions do not arise to ask for extension of tenure to cover the period of the course by him which may continue beyond the expiry of the tenure। should a case of permission to a tenure of officer to join education extension of tenure, अगर मान लीजिए कहीं पर भी सबसे पहले अगर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर की बात आती है कि जहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर को लेना है, ठीक है, इस केस में आपको डीओपीटी से कंफर्म करना है, कंसल्ट करना है और जब बिफोर द परमिशन तो आपको वो करना है। देन इसके बाद आपका श्रमदान की अगर हम बात करते हैं कि भारत सेवक समाज जो है कि इसमें हम क्या हम श्रमदान कर सकते हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास ये आता है, दैट इज़ भारत सेवक समाज में क्या हम श्रमदान जो है कर सकते हैं। यस, इट्स अलाउड। ठीक है, और पूछेगा इस तरीके से कि क्या आपको ये लेने की ज़रूरत है, परमिशन। परमिशन तो यस चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। श्रमदान के अंदर बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन सच एक्टिविटी इन स्पेयर टाइम इज नॉट ओनली अन ऑब्जेक्शन बट वेलकम स्टेप है, डज नॉट बट सच एक्टिविटी जो है डज नॉट इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अप्लाई टू ओके these instruction only apply only to activities organized by government or department and not by private organization। अच्छा, अब इसके अंदर कहीं पर भी लिखा है कि क्या प्रायर परमिशन लेने की जरूरत है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिवोट हिम टाइम एंड लिव इन फर्दरेंस। ठीक है, पार्टिसिपेशन टाइम होने अनऑब्जेक्शनेबल है, वेलकम स्टेप है, यस कर सकते हैं वो। बस एक बंदा बोलना है सच एक्टिविटी जो है इट डज नॉट इंटरफेयर विद आपकी बस आपकी ड्यूटी से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंसिडर डिजायरेबल दैट गवर्नमेंट शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट। ठीक है,
बस उनकी ड्यूटीज़ जो है ये इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप कर सकते हैं येस। और कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है? आगे चल के देख लेते हैं यार, क्योंकि इसमें तो नहीं दिया गया है। अगर आगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है भारत सेवक समाज के बारे में। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आ रखा है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आप कर सकते हैं इसमें, बट प्रायर परमिशन की अगर बात करता आगे पढ़ने से पता चल जाएगा, वैसे अभी नहीं पता है हमें इसमें, ये अभी हमें चेक करना है इसमें। ये बोलता है जॉइनिंग ऑफ सिविल डिफेंस सर्विस, या सिविल डिफेंस सर्विस आप चेक कर सकते हैं। हाँ, जॉइन कर सकते हैं आप सिविल डिफेंस सर्विस में, यही कंडीशन है आपकी। परमिसिबल है ये आपका सिविल डिफेंस सर्विसेज। आपको ये एनकरेज करना है एक तरीके से, सिविल डिफेंस सर्विस परमिसिबल आपका। सच ऑफ द गवर्नमेंट होल्डिंग की पोस्ट जो है उनको रीच नहीं किया सकता, क्योंकि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी नीड नॉट बी परमिटेड टू जॉइन द सर्विस। ठीक है, इमरजेंसी हुई एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज। अगर कोई भी बंदा जो है जो मेंबर बनता है सिविल डिफेंस सर्विसेज का, तो सिविल डिफेंस में टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी, परमिटेड टू रिसीव एन एडिशनल सच पे। दीज ऑर्डर आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्विसेज, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अंडरटेकिंग एप्लीकेबल है, नो ऑब्जेक्शन टेकन एक्शन अगेंस्ट इट। प्रायर परमिशन का यहाँ पर भी कुछ नहीं किया गया है, ठीक है? तो श्रमदान के बारे में अगर बात करें तो भी, और अगर सिविल डिफेंस सर्विसेज के बारे में बात करें इस केस में भी क्या गया है, the minister are therefore requested to permit government servant working under them to join this service and also to provide necessary facilities such as the government। अगर मान लीजिए कोई भी की पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप होल्डिंग की such of the government servant are as are holding key posts as cannot be reached during an emergency need not be permitted, तो उनको आपको परमिट नहीं करना है join the service। परमिट नहीं करेंगे मतलब परमिशन नहीं देनी है उनको। बात तो आती है फिर इसका मतलब सर एज पॉसिबल, अगर अगर इफ इन एन इमरजेंसी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस, अगर कोई इमरजेंसी आती है और कोई आप मेंबर हैं, किसी भी इमरजेंसी मान लीजिए वहाँ जब आती है और आप एक मेंबर है इसके, सिविल डिफेंस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स करना पड़ेगा, तो पीरियड ऑफ एब्सेंस जो है इसको आप स्पेशल कैजुअली देंगे, और उसके पे वगैरह सब जो है मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? मेरे टू रिसीव परमिशन देंगे यार, यस applies to receive in addition to their civil pay such allowances may be prescribed for them under the civil defense services, एंड ये एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होंगे जो सिविल डिफेंस फुल टाइम बेसिस पे करते हैं तरीके से, ठीक है? तो स्पेशल कैजुअल लीव ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बात करते हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड। इस केस में क्या बोलता है आपका दैट अगर कोई भी एनरोल करता है themselves as member of सेंट जॉन necessary training subject to the condition की grant of permission in such cases would not interfere, तो बोल रहा है यार, देखिए परमिशिबल बोल रहा है यहाँ पर, एनकरेज बोल रहा है। वर्ड वर्ड को समझिए यहाँ पर, एनकरेज बोल रहा है वर्ड, एनकरेज बोल रहा है वर्ड, यहाँ पर परमिट बोल रहा है वर्ड, परमिसिबल है यहाँ, सिविल डिफेंस सर्विसेज में परमिसिबल है। और रही बात इनकी, तो ग्रांट ऑफ परमिशन कह रहा है यहाँ पर, subject to the condition that grant of permission जो है would not interfere with the efficient discharge of their official duty, no objection to the period of training etc being treated as casual leave, इनको ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो लीव नोट ड्यू है तो स्पेशल कैजुअल लीव हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हु आर मेंबर्स ऑफ द ब्रिगेड है, who are detailed for duty for brigade on first aid post managed by them in pairs, जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है? तो
फिर पोस्ट में मान लीजिए आपकी कुछ ज़्यादा है पेयर्स वगैरह में, उस केस में आपको जो है कैजुअल लीव नॉट एक्सीडिंग 7 डेज पर एनम, एक साल में 7 दिन छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, मे बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ द ब्रिगेड टू कवर द रेफरेंस प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तब दिया जाएगा। तो परफॉर्म एक्शन ओनली टू हाफ डे, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव जो है 1 डे 1 हाफ डे स्पेशल कैजुअल लीव शुड बी अलाउड। अब ये अभी आ गया। अब बात करते हैं होम गार्ड की। तो गार्ड के केस में क्या कहता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है होम गार्ड के केस है। एनकरेज वर्ड बोला इन्होंने, एनकरेज करना है। यहाँ पर भी श्रमिक सेवा वाले में भी एनकरेज करना है, लेकिन जोन एम्बुलेंस वाले में परमिसिबल है और सिविल डिफेंस वाला भी परमिसिबल है। और यहाँ पर भी एनकरेज बोला गया है और यहाँ पर भी एनकरेज बोला गया है। वर्ड वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो है कह रहा है कि यस गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एनकरेज करना चाहिए आपको। In the case of these employees who are engaged in operational and maintenance duties, the permission will be subject to exigency। यहाँ पर भी बात कर रहे हैं परमिशन की, परमिशन की बात आया थी यहाँ पर। जो परमिशन है विल बी सब्जेक्ट टू exigencies ऑफ पब्लिक सर्विसेज। होल्डिंग की पोस्ट उनको रिलीज नहीं किया जा सकता, अदरवाइज किसी को कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपकी जो है ऑफिस की जो ड्यूटीज है ना वो इम्पैक्ट नहीं होगी, मेन ये है। तो इसके अलावा और यहाँ पर गया है, यहाँ पर 3 चीज़ें बताया गया है आपको, दैट इज होम गार्ड, देन वी हैव नेशनल वॉलंटरी कॉर्प्स और प्राणिया प्राणिया रक्षा दल। इनके इसमें बोला गया है कि आपको स्पेशल कैजुअल लीव जो है दी जाएगी एंड द पर्सन कंसर्न जो है परमिटेड टू रिसीव इन एडिशन टू देयर पे एमोलमेंट्स वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्क अगर कुछ होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ एब्सेंस है वो जो है एक तरीके से आपका स्पेशल कैजुअल लीव में माना जाएगा, और कुछ भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो होम गार्ड के केस में भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, बट यस परमिशन की ज़रूरत है, परमिशन की ज़रूरत है और परमिशन की ज़रूरत है। इसमें एनकरेज है, इसमें एनकरेज है, बट मुझे लगता है इसमें भी अनुदान में, लेकिन कुछ भारत सेवक समाज के बारे में अब तक इन्होंने कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। ठीक है, परमिशन अब बोल रहा है परमिशन ऑफ टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी की बात करता है। क्या टेरिटोरियल आर्मी? हाँ, तो रिव्यू कमेटी टेरिटोरियल आर्मी कंसिडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ की जो है इसके अंदर पुअरली जो है वो कर रहे हैं तो वॉलंटरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाई कर रहे हैं। तो बोला है इन्होंने मेन सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इसके लिए यहाँ से बोला है एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहा गया है कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीसी एम्प्लॉयज टू बी एनकरेज टू जॉइन दिस रिक्वेस्टेड टू ग्रांट परमिशन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, आप परमिशन ग्रांट कर सकते दे सकते हैं government servant working under them, and in case those employees who are engaged in this who cannot be released without disclosure। यही है, सब सब्जेक्ट तो यहीं पर है, पब्लिक एग्जीजेंसीज रहेगा। ठीक है, and we have permission not necessary for seeking redress in court of law of grievances are out of their employment। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जब भी आप कोर्ट ऑफ लॉ पहुंचते हैं अपने ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको जितने भी जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, first exhaust the normal official channels, okay, before you address the before you redress before they take the issue to court of law। Permission to have permission to government in a court of law, however permission to sue government in a court of law for the redress of such task or by the by any government either before exhaustion course of channel inform that permission is not required। कोई परमिशन की, ठीक है, परमिशन कोई भी जरूरत नहीं है, नो। नेक्स्ट आपका कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू प्रायर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, कई बार बोलते हैं कि ऐसे आए गए हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है
टू लुक आफ्टर प्रॉपर मेंटेनेंस देयर फैमिलीज, ठीक है। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, इसमें क्या गया है, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक सच अ प्रोविजन इन द कंडक्ट रूल एंटेल जो है बट बोला गया है जहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर ऐसे रिपोर्ट किया था जहाँ पर अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट है, ठीक है, अनबिकम ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्या था आपका टू, यहाँ पर तो एक नंबर नंबर 313 एक तरीके है रूल का, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। For instance, by neglecting his wife or family, the department action can be taken against him, okay, on the score without invoking the conduct rules. Without invoking conduct rules, आप जो है उन पर act without unbecoming of a है आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे रूल जो है 13 रूल कहता है कि नेचर ऑफ पेनल्टीज फॉर गुड एंड सफिशिएंट इम्पोज्ड ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अनबिकमिंग ऑफ एंड पार्टली अफेक्टेड एज एल, और जो भी पार्टी जो अफेक्ट हुई है दे आल्सो हैव अ राइट टू लीगल राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, तो ऐसा कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका those holding responsible post to maintain independence and impartiality in the course of their duties, तो पर्सन जो है इसे होल्ड करे मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड पार्शियलिटी चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, इसमें क्या बोलते हैं, तो जो है एब्सोल्यूट मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ड्यूटी, तो आपको करना है। those holding position of trust and not only be honest partial, आपको ऐसे आपकी रेपुटेशन भी होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है देयर इज नो ग्राउंड ऑफ सजेस्ट करता है यू हैव ग्रेटर एक्सेस कि आपके पास और इन्फ्लुएंस विद देम देन अदर्स, सबके लिए इक्वल होने चाहिए आप, ठीक है। रिमेनिंग नॉट ओनली ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रहना है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड टू मिसयूज ऑफिशियल तो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया था एक्जियोमेटिक, इज इनफैक्ट एक्जियोमेटिक वर्ड का मतलब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे that you do not need evidence to show that it is true. ऑब्वियसली ट्रू है मतलब ये तो, ठीक है। आपको जो है जो भी गवर्नमेंट है सर्वेंट है उनको हमेशा इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है। आता है इंटेग्रिटी ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू रिस्पॉन्सिबल पोस्ट्स, reputation regarding honesty. The integrity of officers appointed to responsible reputation regarding honesty. Yes, no officer who does not have a reputation for honesty should be placed in a position in which there is considerable scope for discretion. ठीक है, मतलब आपके जो है सिर्फ आपको ऑनेस्ट होना नहीं है बट आपकी रेपुटेशन भी इस तरीके की होनी चाहिए। रूल 3.2 बोलता है दैट intended to be invoked only in cases where there has been a failure on the part of supervisory officer concerned, take all responsibility reasonable and necessary to ensure that the integrity and devotion of the duty of government servant under his control and authority, ठीक है, यहीं पर एप्लीकेबल होगा। ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय सुपीरियर टू बी अवॉइडेड, जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल जो है इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट अदरवाइज देन इज बेस्ट जजमेंट except where he is acting under the direction of his superior, ठीक है, he is acting under such direction obtain the direction in राइटिंग में देना है। सुपीरियर की भी जो है ड्यूटी बनती है कि उसको गिवन डायरेक्शन जो राइटिंग में दे। इट इज़ नॉट ओपिनियन टू ओपन टू द सुपीरियर टू रिफ्यूज टू कंफर्म इन राइटिंग डायरेक्शन गिवन बाय हिम orally, it is just as it is open for him to state immediately that no such direction was given, okay, they should be confirmed by him in writing immediately thereafter, excuse me। कोई भी जूनियर ऑफिसर आपसे परमिशन सीख करता है मिनिस्टर से, कुछ भी पर्सनल स्टाफ से होता है, देन दे शुड ब्रेक टू नोटिस ऑफ सेक्रेटरी के नोटिस में लेके आएगा, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी पर्सनल स्टाफ या आपको मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ओरल ऑर्डर आते हैं तो आपको उसके लिए रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। इफ़ ए जूनियर ऑफिसर रिसीव्स ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्टर, ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस अगर वो इफ इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स विद द नॉर्म्स देन इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट केसेस में अटैच्ड ऑफिस में, वरना मिनिस्ट्री के केसेस में मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को लेके आना है।
अगर इफ़ दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस तो आपको क्लियर ऑर्डर्स लेने हैं सेक्रेटरी से या फिर एचओडी से, stating clearly that the oral instructions are not in accordance with the rules and norms and procedure. ठीक है, रोल ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन इन द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। रोल क्या कहता है ओरल इंस्ट्रक्शन इन ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस? देखिए हमारा क्या है, जब मेन पर्पस है फॉर कीपिंग अ प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी, ताकि हम जो भी पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं ना उनको हम प्रॉपरली एक रिकॉर्ड कर सके, जस्ट टू इंश्योर दैट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी जो है डिसीजन की लेकी जा सके। ठीक है, एंड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ कंसिडरेशन लीडिंग टू द डिसीजन। तो आपको एकदम स्क्रूपलेसली, स्क्रूपलेसली मतलब क्या होता है, बड़ा वर्ड है स्क्रूपलेसली, मतलब एकदम पूरा छानबीन करके होता है वैसे। स्क्रूपलेसली एकदम अति सावधानी से, बिल्कुल सावधानी से, निष्ठापूर्वक पूरा छानबीन करनी है अपने एकदम निष्ठापूर्वक। ठीक है, हाँ जी, तो प्रोसीजर एंड प्रोविजंस जो भी आपको है स्क्रिप्टली एकदम सावधानी से करने हैं। ठीक है, दैट दीज प्रोविजंस अप्लाई इक्वली टू मैटर्स विच में बी कंसिडर्ड सेंसिटिव और सीक्रेट। मिनट रख जाइएगा, हम द पर्पज फॉर कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड, हमारा ये अप्लाई इक्वली टू मैटर्स विच कंसिडर्ड सेंसिटिव और सब पर एप्लीकेबल होगा। ओरल डिस्कशन के बारे में बोला गया आपका, ऑल पॉइंट्स इमर्जिंग फ्रॉम डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन रेलेवेंट फाइन बाय द ऑफिसर ऑथराइजिंग। जब भी जो ऑफिसर जो है रिकॉर्डिंग देम कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट, रिकॉर्डेड कंफर्म फ्रॉम दैट ऑफिसर, जैसा सबसे जो भी पार्टिसिपेट किया है किसी मीटिंग के अंदर। बोलता है जहाँ पर भी कोई ऑफिसर अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉर टेकिंग एस्पेक्ट ऑफ मैटर्स, ठीक है, जो भी सबऑर्डिनेट है उनको, अगर वो डिसाइड कर सकते हैं देन ही शुड ऑर्डिनरली टू इन राइटिंग। इफ हाउएवर द सर्कमस्टेंस दैट देयर इज नो टाइम फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शन राइटिंग, ही शुड फॉलो अप इट अप बाय रिटन confirmation at his earliest। नेक्स्ट है आपका, कोई भी जो ऑफिसर है इन परफॉर्मेंस should act in his best judgment except when he is acting under the instruction of his official superior। ठीक है, if the officer given instruction is not his immediate superior तो अपने but one higher to him his hierarchy, then he should bring this to immediate superior के अपने पास लेकर सर उनकी उनकी तरफ से इसी तरीके से ओरल इंस्ट्रक्शन चाहिए। पर्सनल स्टाफ कोई मिनिस्टर अगर कोई कहता है तो उनसे भी आपको कंफर्मेशन है। अगर कोई मिनिस्टर स्टाफ से पर्सनल स्टाफ से बोलता है, ठीक है, तो सेक्रेटरी नोटिस में लेके आना है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पर नॉन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इफ इट दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स एंड रूल्स, तो ही शुड सीक क्लियर ऑर्डर फ्रॉम द सेक्रेटरी या एचओडी से दैट द ओरल इंस्ट्रक्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ठीक है, क्लियर लिखना है आपको। ठीक है, और कंफर्मेशन ऑफ ओरल ऑफिसर, जैसे ही किसी जूनियर ऑफिसर से आपके पास वो आती है, अगर आप सीनियर ऑफिसर हैं, इट शुड बी एक्नॉलेज बाय सीनियर ऑफिसर और देयर पर्सनल स्टाफ। क्या हमेशा आपको जो है कर्टसी मेंटेन करनी है डीलिंग विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है तो कर्टसी शो करनी है, जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलते हैं तो केयरफुली लिसन करना है, पेशेंटली लिसन करना है, एंड दे शुड ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग देयर ओन बेस्ट जजमेंट में, अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे उनको बेस्ट लगता है कि इस तरीके से मुझे बिहेव करना है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर भी आप अनेबल टू एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, तो आपको बड़ी कर्टसी जो है एक्सप्लेन करना है दैट दीज आर रीजन ड्यू टू विच आई एम अनेबल टू डू दैट। ठीक है, ऑफिसर्स हैव अ वेरी हैवी ड्यूटीज, कुछ ऐसे तो उन ऑफिसर्स फ्री टू सेट, कुछ अपना टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, उसमें आप चाहे तो किसी से भी नहीं मिल सकते। ठीक है, और उसमें आपको कोई ऐसा गिल्टी नहीं फील करने की कि गिल्टी ऑफ डिस्कर्टसी या फिर लैक ऑफ कंसिडरेशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन उनको इसके साथ साथ में कुछ ऐसा टाइम भी निकलना चाहिए जिसमें जो है हर दिन उनसे जो है कोई मिल सके। ठीक है, लेकिन यस इन केसेस में आपको जो है आप प्रायोरिटी देनी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एक्सेप्ट जहाँ पर आप विजिटर, अगर मान लीजिए कोई आ रहा है आपके पास, वो पहले से प्रायर अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, पहली प्रेफरेंस उनको देनी है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो, अगर ली है तो पहली प्रायोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, बाद में उनकी होगी। और अगर इस केस में जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकदम से आ जाते हैं और किसी ने पहले अपॉइंटमेंट ले ली, तो पहले अपॉइंटमेंट वाले को करेंगे और उसके बाद जो है उनका होगा। उसके बाद जैसे ही आप उन पर्सन का काम जो है करने के बाद आपको प्रॉम्प्टली जो है आपको उनको अटेंड करना है। जहाँ पर मान लीजिए आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो और आप कारणवश नहीं अटेंड कर पाए, तो आपको प्रॉम्प्टली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस उनको कॉज करनी है और फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है उनसे ले लेनी है।
When a member of parliament Australia comes to see him, an officer should rise in his seat, अपनी सीट पर खड़े होंगे, और जब भी वो जाएंगे तो उनको सी ऑफ करेंगे खड़े होके, ठीक है। When member of parliament are, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कभी भी मेजर कोई भी स्टेट फंक्शन तो उसके लिए इनवाइटेड एन ब्लॉक। इनवाइटेड एन ब्लॉक का मतलब देख लेते हैं एक बार, जब आपको करना ही है ऐसा क्या। एन ब्लॉक मतलब होता है if a group of people do something en bloc, they do it all together and at the same time. When the member of parliament are invited en bloc to major function, the enclosure जो है block all together. और सेम टाइम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इनवाइट किया जाता है मेजर स्टेट फंक्शंस के लिए, तो उनके लिए एनक्लोजर जो है आपको रिजर्व करना है, ठीक है। एंड दे शुड बी नेक्स्ट टू द गवर्नर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एम्बेसडर एक्सेट्रा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है going to their presence in Delhi happen to be invited to state function, so it should be assigned rank just after member of parliament. So block seats meant for them should be kept reserved till the end of the function even though they are vacant. Letter जो है received from member of parliament acknowledge करेंगे उसको promptly, responded to an appropriate level and directly जो है उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मैटर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस का। अगर आपसे मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स लेना है, अगर आपके पास रेडिली अवेलेबल है और वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो तभी की तभी दे देनी है। किसी भी डाउटफुल केस में आपको अपनी सीनियर अथॉरिटी से कंसल्ट करना, अपने हायर अथॉरिटी से। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंस, आपको नहीं लेके आना है टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर योर रिक्वेस्ट, फर्दर योर इंटरेस्ट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर पर्टेनिंग टू your service under the government. Therefore is government servant that is not expected to approach a parliament member या फिर for sponsoring his individual case, ठीक है। तो ऑफिशियल डीलिंग बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये काफ़ी है, यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कि कई बार जो है लोगों ने एमपी और एमएलए को डिस्कर्सी शो करी है, तो जो ये रेफरेंसेज जो है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने वर नॉट अटेंडेड टू प्रॉपर, कई बार जो कमेटी जो पार्लियामेंट है उसको भी अच्छे से प्रॉम्प्टली जो है अटेंड नहीं किया है। तो यही बात है, इट शुड नॉट बी पास ऑन रूटीनली डाउन द टाइम, ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली जो है आइडेंटिफाई अ सीनियर ऑफिसर, कम से कम एक तरीके, स्पेशली इन द केस ऑफ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जब भी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है तो आपको एक नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट करना है, जहाँ पर वो जो नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर सीनियर ऑफिसर कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, वो शुड बी चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग की रेफरेंसेज जो है दे आर अटेंडेड प्रॉम्प्टली, ठीक है। कोई भी लेटर अगर आपको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से मिलता है आपको एक्नॉलेज करना है प्रॉम्प्टली, एंड इंस्ट्रक्शंस इशू कर देने अपनी तरफ से कि कोई भी स्टेट फंक्शन वगैरह वाला जो है एंट्री पासेस के लिए, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। मैम अगर मान लीजिए मैम वेयर द नेम ऑफ एन एमपी अगर कहीं अपियर हो रहा है विद अदर्स, तो जो है लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस मेंशन्ड इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो कहीं पर भी नाम एमपी का नेम जो है अपीयर हो रहा है, कि कहीं पर भी मेंबर ऑफ एमपी का नाम अपीयर हो रहा है, तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो होगा, ठीक है। केयर शुड ऑल्सो बी टेकन दैट टू एड्रेस ईच ऑफ देम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे आप उसको, ठीक है। सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं लिखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे। अगर चाहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा लिख सकते हैं, ठीक है। वही है किस तरीके से एम पी एम एल ए को आपको करना है। देखिए वही कर्टसी लिसन प्रॉम्प्टली अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कोई भी डिविएशन होता है आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, फ्रेश अपॉइंटमेंट लेना है, मेटिकुलसली करेक्ट होनी चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, राइट राइज टू रिसीव, सी ऑफ करने के लिए, ठीक है, सी ऑफ करना है आपको। वेरिएबली इन्वाइटेड पब्लिक फंक्शंस कोई भी होता है उसके लिए प्रॉम्प्टली उनके लेटर को एक्नॉलेज करना है, रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आपको हायर अथॉरिटी से आपको लेनी है। कोई भी लोकल इंपॉर्टेंस का होता है ना, कोई भी लोकल इंपॉर्टेंस वाला था, अगर कोई भी लोकल इंपॉर्टेंस का मैटर है तो आपको प्रॉम्प्टली दे देनी है उनको, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ है तो हायर अथॉरिटी से कंसल्ट कीजिए। इंडिविजुअल केस के लिए, अपने केस के लिए उनसे नहीं जाना है, अप्रोच नहीं करनी है। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के लिए जॉइंट सेक्रेटरी को नोडल ऑफिसर बनाना है, ठीक है। टेलीफोनिक उनका जो कोई भी मैसेज होता है उसको इग्नोर नहीं करना आपने, एंड यू शुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट एट अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा कमेटी ऑफ प्रिविलेज की बात आती है, उन्होंने बोला है कि प्रिविलेज गिवन नोटिस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक केस के बारे में बात हो रही है जहाँ पर उन्होंने उनका होटल रूम जो सर्च कर लिया गया था,
इन व्यू ऑफ विद व्यू टू मेलिंग हिज रेपुटेशन। तो 2 बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, क्या सर जो है उनकी एब्सेंस में किया था और वो बोनाफाइड एक्शन तो नहीं था, जस्ट टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो कहना क्या नहीं, उनकी एब्सेंस में किया गया था। और इसके अलावा जो है उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से अनकंडीशनल रिपीटेड अपॉलॉजीज टेंडर की गई, जिसकी वजह से एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, और अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं, ठीक है। तो यही है आपका, जैसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है उनके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो है रैंक ऑफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। एंड उनको टेलीफोनिक जो भी वो है आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। फर्दर इसके अलावा कोई गाइडलाइंस जो आएगी तो वो आपको फॉलो करनी है। एमओपी भी आपको बोलता है कि ईच कम्युनिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपको कुछ भी आता है तो आपको विद इन 15 डेज, देखो नॉट ओनली फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्रॉम अ मेंबर ऑफ किसी मेंबर ऑफ पब्लिक से, या फिर कोई रिकॉग्नाइज एसोसिएशन, इवन रिकॉग्नाइज एसोसिएशन से भी कोई आता है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक बॉडी से आता है। ये चार चार ऑप्शन है आपके पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पब्लिक, देन पब्लिक बॉडी, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन आता है, तो विद इन 15 डेज आपको एक्नॉलेज करना है और रिप्लाई देना है फिर देन नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। जहाँ पर भी डिले एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, ठीक है, उस केस में आपको एक इंटरिम रिप्लाई जो है कम से कम कर देना है, ठीक है, विद इन अ मंथ, मंथ, ठीक है, इंडिकेटिंग दी पॉसिबल डेट। और आपको ये भी इंडिकेट करना है कि पॉसिबल डेट जो है जिस पर हम फाइनल रिप्लाई आपको दे देंगे। ऑफिशियल डीलिंग विद दिस, यही आपका स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन जो है मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी को अगर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर कम्युनिकेशन आपको एड्रेस किया गया है टू अ मिनिस्टर और सेक्रेटरी, तो ये जो है मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को ही खुद से करना है, ठीक है। और जहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो कम से कम जो है ये इशू होगा अंडर द सिग्नेचर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन एड्रेस किया जाता है किसी मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी को, तो प्रैक्टिकल जहाँ तक हो उसको रिप्लाई करना है, मिनिस्टर को ही करना है या फिर सेक्रेटरी को खुद करना है, ठीक है। फिर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल द फॉर द मिनिस्टर टू रिप्लाई जहाँ पर मिनिस्टर केस में जो है वो वहाँ पर सेक्रेटरी को रिप्लाई करना है, ठीक है। वेर कम्युनिकेशन इज एड्रेस टू हेड ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट, तो रिप्लाई एड्रेस ही हिमसेल्फ खुद करना है। फिर पॉलिसीज इश्यूज आर इन्वॉल्व, जहाँ पर पॉलिसी इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पॉलिसी से आपको कुछ भी बात करनी है, उसमें अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का आपको अप्रूवल लेना है बिफोर द रिप्लाई इज सेंट। मिनिमम लेवल जो होना चाहिए एट सच रिप्लाईज जो है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप भेज रहे हैं तो अंडर सेक्रेटरी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी इश्यूज हैं, इन सच केयर टू टेकन इंश्योर दैट पॉलिसीज आर इन्वॉल्व, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेंगे और फिर उनके बाद जो है रिप्लाई सेंट, और इंश्योर करना है कि मिनिमम लेवल जो है इस केस में अंडर सेक्रेटरी से आप होना और पोलाइट फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए कोई लेटर डायरेक्टली अगर सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री को, तो पहले ट्राई करना है कि सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री खुद रिप्लाई करें, मिनिस्ट्री के केस में सेक्रेटरी को रिप्लाई करना है। कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है और अंडर सेक्रेटरी को कम से कम उसको रिप्लाई करना है। इन्फॉर्मेशन शुड अगर मान लीजिए शुड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी सप्लाइड अनलेस कोई इस नेचर की हो कि उसको जो है डिनाइड किया जा सकता है, अगर वो पार्लियामेंट में भी मांगी जाती है तब भी, ठीक है। और लेजिबल होना चाहिए, प्री प्रिंटेड और प्री साइक्लो स्टाइल्ड जो है ना, वो रिप्लाई जो है ऑफ स्क्रूपलेसली, मतलब एकदम पूरा निष्ठापूर्वक जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे नहीं देना है। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई लेटर आपके पास एड्रेस किया था तो इट में बी सेंड बाय दी कंसर्न डिविजनल हेड जो है, अगर अगर मान लीजिए वो मिनिस्टर और सेक्रेटरी को एड्रेस है ना, तो भी तभी जो है इट मे बी सेंट बाय द कंसर्न, जो डिविजनल हेड है वो कर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल लेना है लेकिन आपको सेक्रेटरी। देखिए इस केस में जो है कोई भी पॉलिसी मैटर या सिंपल मैटर नहीं है, सिर्फ आप जो है सिर्फ अप्रूवल लेके सेक्रेटरी से और आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। इन केस द रेफरेंस इज टू बी एड्रेस टू अ लोअर लेवल ऑफिसर, अगर मान लीजिए आपको रेफरेंस जो है एड्रेस किया गया है किसी लोअर लेवल ऑफिसर को, तो इट शुड बी सेंट बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ ऑन इज ओन इन नॉन पॉलिसी, अगर कोई भी नॉन पॉलिसी इशू है नॉन पॉलिसी केस के अंदर वो भेज सकते हैं अपने आप, सेंट बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज इन पॉलिसी केसेस। और पॉलिसी केसेस में भी आपको वही सिमिलरली हायर केसेस से अप्रूवल लेना है, आपको भेज वो खुद सकते हैं, ठीक है। तो हाँ वही आपकी मिनिमम लेवल जो है कम से कम अंडर सेक्रेटरी होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी बात आती है अंडर सेक्रेटरी की जो बात है ना, जहाँ पर भी पॉलिसी इश्यूज की अगर बात आती है तो पॉलिसी इशू के अंदर आपको ये करना है, ये अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेना है आपको और अंडर सेक्रेटरी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू लेटर रिसीव, वही आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक एक्नॉलेज करना है, 15 दिन के आपको अंदर भेज देना है। डिले अगर कोई एंटिसिपेट करे रिप्लाई जो है 1 महीने के अंदर आपको भेज देना है। रोंगली एड्रेस टू अ डिपार्टमेंट तो ट्रांसफर कर देना है प्रॉम्प्टली विद इन अ वीक।
1 वीक के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है एंड द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है जो है उसको अंडर इंटीमेशन टू द पार्टी कंसर्न, तो अंडर इंटीमेशन टू द पार्टी कंसर्न उसको बता देना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पास कुछ गाइडलाइंस, वही सेम गाइडलाइंस दे रखी है आपको, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्टसी दिखानी है, केयरफुली जजमेंट, सॉरी उनको अच्छे से सुनना है, बेस्ट जजमेंट में काम करना है, एज पर रूल्स कोई भी डिविएशन होता है प्रॉम्प्टली एक्सप्लेन करना है, फ्रेश दे देना है, मेटिकुलसली कर्टियस वे में होना चाहिए, अरेंजमेंट करना है बिफोर टेकिंग प्रायर अपॉइंटमेंट। हाँ, अरेंजमेंट करना है, अगर मान लीजिए मेंबर पहले से प्रायर अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसमें आपको अरेंजमेंट्स भी करने हैं उनको, ठीक है। जैसे कि उनकी गाड़ी की एंट्री वगैरह करवानी है, इस तरीके से, ठीक है। पब्लिक फंक्शन में आते हैं तो कंफर्टेबल सीट अरेंज करनी है, ऑर्डर ऑफ सीटिंग जो है वो आपका इन व्यू ऑफ वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होना चाहिए, इन्विटेशन कार्ड्स और मीडिया इवेंट्स पे जो है उनका नाम इनवेरिएबली होना चाहिए, ठीक है। कहता है द इन्विटेशन कार्ड और मीडिया इवेंट्स इफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फंक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ही मे इंक्लूड द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी हु हैव कंफर्म्ड पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिन्होंने कंफर्म कर दिया पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर दिया आप नाम उसके, it is clarified that if a constituency of a member of parliament spread over more one district, तो एमपी जो है should annually be invited to all the functions। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है तो एमपी जो है should annually be invited to all functions held in any district, किसी भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो आपको held in any डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है तो आपको बुलाना ही है, ठीक है। देन वी हैव स्पेशल केयर देनी है हमें, नोटिस देते हुए अच्छा टाइम देना है उनको, डेट टाइम वेन्यू सब कुछ बता देना है, स्पीड कम्युनिकेशन उनको वो करवाना है, रिसीट दैट एमपी इज कंफर्म बाय द ऑफिसर कंसर्न, और रिसीट जो है इंटीमेशन की वो कंफर्म कर लेनी है आपको, लेटर प्रॉम्प्टली एक्नोलेज करना है, 15 दिन में रिप्लाई दे देना है, 15 दिन में एक्नोलेज करना है, 15 दिन में रिप्लाई दे देना है, ठीक है। लोकल इंपॉर्टेंस का तभी की तभी नहीं है तो आपको इसके अलावा अपने सीनियर ऑफिसर से वो लेना है आपको, हायर अथॉरिटी से, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी उनको आपको ईमेल के थ्रू, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कैन नॉट बी गिवन, रिफ्यूज़ करनी है तो हायर अथॉरिटी से आप जो है अ, आप उनसे वो ले लीजिए अपनी, ले सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर अगर इंग्लिश है और आप चाहते हैं कि हिंदी में रिप्लाई दे तो इंग्लिश का जो जो भी है ना आपका रिप्लाई फॉलो करेगा उसके साथ साथ में। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमेशा प्रॉम्प्टली करनी है, इग्नोर मैसेजेस, टेलीफोन मैसेजेस ऐसे वगैरह उसको इग्नोर नहीं कर। पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है एक तरीके से क्लियरली आपको बता रखी है क्या होती है, उसको फॉलो करना है आपको। आपको क्लियरली डिपार्टमेंट में इंश्योर दैट पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मेंबर ऑफ कमेटी सेक्टर आर क्लियरली एडिक्वेटली डिफाइंड, और कोई भी अपने इंडिविजुअल केस के लिए नहीं अप्रोच करना है, और इसके लिए आपके ऊपर रूल 20 जो है सी से कंडक्ट रूल लग जाएगा अगर आप इंडिविजुअल केस को स्पॉन्सर करते हैं तो, ठीक है। आपका बात करते हैं ऑफिशियल डीलिंग्स विद दी दिस, वही है कमिटी जो है रिलेशन टू ऑफिशियल डीलिंग्स में वही बताया गया आपको, फॉलो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, रिगार्डिंग स्ट्रिक्टली आपको कंप्लाइड करना है, जो गवर्नमेंट रिकमेंड करना है कि डिस्करेजिंग एंड डिसिस्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वॉल्व प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व नहीं करना है इन ऑर्गेनाइजिंग स्पॉन्सर फंक्शन विच एसेंशियली फॉल अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे आता है आपका ऑफिशियल डीलिंग बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, वही है जो इतना अभी हम कर चुके हैं। आपको एक तरीके से हो सकता है सेंसिटाइज करना है देन रिगार्डिंग द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन सो फार एज द मूवमेंट ऑफ मेंबर इन जनरल एंड मोर पर्टिकुलर ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, ठीक है। क्रूशियल रूल ऑफ सिविल सर्विसेज, क्रिएट अ वर्क फोर्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल दैट इज कंपेटेंट एफिशिएंट एंड ट्रेंड, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, ये होना चाहिए। इन्विटेशन टू फंक्शंस, इनवेरिएबली आपको इनवाइट करना है, प्रॉपरली कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट करना है, जहाँ पर प्रिविलेज गिवन टू हिम वो करना आता है, नोटिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज गिवन टू ऑन बाय इन्विटेशन जो है नहीं दिया गया था, ठीक है, तो आपको एडवांस में इन एडवांस बाय द ऑनरेबल स्पीकर, ये कह रहा है नोटिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज गिवन बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट ही वाज नॉट सेंट द इन्विटेशन, तो उस तरीके से आपको दोबारा से यही करना है एक तरीके से। इन्विटेशन टू पब्लिक फंक्शंस जो है आपको तब करना है जब कम से कम जो है इनके जो सच फंक्शन जो है एज फार एज पॉसिबल व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। अपने तरफ से ट्राई करना, डिटरेंट एक्शन फॉर डिस्कर्सी और एडॉप्टिंग डायलेटरी टैक्टिक्स, तो इसके लिए आपका डिटरेंट एक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। जनरल फील अमंग द पीपल लैक ऑफ इंस्पिरिटी, इस तरीके से एक्सपेक्टेड मेंबर्स ऑफ पब्लिक डायलेटरी मेथड एंड टैक्टिक्स इन देयर डीलिंग्स विद द पब्लिक, तो वेरी ऑफन कंपेल द पब्लिक सर्विस टू सीक द इंटरेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर पब्लिक में। जो है देखिए जनरल फीलिंग जो है लोगों के अंदर ये है कि जो लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विंग, डायलेटरी टैक्टिक्स या मेथड जो है वो अपनाते हैं, ठीक है।
तो very often compel the public to seek the intervention of the legislature or public men of importance of the disposal of even matters of a routine nature. So government to bring home to the services, first obligation to render service and not merely to exercise authority over the public. तो उनका काम सिर्फ पब्लिक के ऊपर रूल को एक्सरसाइज करना नहीं है, रूल करना नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनको अपनी सर्विस भी देनी है. तो वेलफेयर स्टेट अंडरटेकिंग्स हैं, वॉलंटरी कोऑपरेशन थ्रू कर्टियस बिहेवियर पब्लिक में रखना है, हेल्पफुल होना चाहिए आपका एटीट्यूड एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस. ठीक है. इफ अ कंप्लेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट दैट ही हैज एक्टेड इन अ डिसकर्टियस मैनर और अडॉप्टेड डायलेटेड टैक्टिक्स इन हिज डीलिंग विद द पब्लिक, इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड, अगर ये एस्टैब्लिश होता है, देन डेटेंट एंड प्रोडक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम. ठीक है. पोस्टलाइजेशन के केस में क्या करना है आपको, पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस वो आपको नहीं करना, मतलब इस तरीके से. ठीक है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर स्टेट है, प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिप्शन इन फेवर ऑफ अगेंस्ट एनी पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स. ठीक है. तो गवर्नमेंट सर्वेंट हु पार्टिसिपेट इन ब्रिंगिंग अबाउट और ऑर्गेनाइजिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, सच कंडक्ट वुड बी इवन मोर reprehensible. ठीक है. If in the process he makes use directly or indirectly of his official rank, as such cases are not likely to be very frequent. It has been decided that no specific provision need to conduct rule नहीं बनाया इन्होंने. पार्टिसिपेटिंग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन इन्फ्लुएंस सच एक्टिविटीज करता है अगर किसी तरीके से भी, गुड एंड सफिशिएंट फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीसीएस रूल्स. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं करनी है आपको. ठीक है. रूल 17 में बोला गया आपका फंडामेंटल राइट है, अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश कर दिया गया एंड फॉरबिड करना आपको इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. इट्स एन ऑफेंस अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955. अगर कोई गिल्टी मिलता है हिल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन. सफिशिएंट ग्राउंड है सूटेबल पेनल्टी के लिए आपके लिए. ठीक है. अगर कोई भी मिलता है तो उसके ऊपर जो है डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा. जॉइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी व्यूड एज सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन. जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी आपको, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है. ठीक है. तो अगर कोई भी सबमिट करता है जॉइंट इन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, whether these representations should be entertained by the government, no. Making a joint representation by government should be viewed as a subversive of discipline and representation should not be therefore be entertained. नहीं entertain करनी है. If a proper decorum by the government servant during the lunch break, आपको नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऐसे घूमते रहते हैं उनको बोला गया कि आपको जनरली जो है आउटसाइड नहीं घूमना है. जनरली जो है डीजेनरेटेड गैम्बलिंग वगैरह में घुस जाते हैं. डू नॉट प्रोमोट डिसिप्लिन द ऑफिस. आपका ऑफिस और लंच आवर हाफ एन आवर का होता है तो इंडोर गेम्स खेलिए. ठीक है. और लेट इवनिंग तक भी नहीं कीजिए. हो सकता है 7 बजे तक इंडोर गेम खेल सकते हैं और गेम कार्ड जो आप खेलते हैं वो रिक्रिएशन रूम तक आपको वो करना है. ठीक है. अगर कोई पर्सन ऐसा फाउंड वायलेटिंग दीज रूल्स, डिसिप्लिन एक्शन हो जाएगा. दोस हैव बीन सीन लॉटरिंग अराउंड इवन आफ्टर द लंच ब्रेक इज ओवर. तो ये ऐसा आपको नहीं करना है. ऑब्जर्वेशन ऑफ पंक्चुअलिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस. यस. देखो एम्प्लॉयज जो है स्पेशली अभी आया है आफ्टर द कोविड की एम्प्लॉयज जो है at all levels without any exemption shall attend office on regular basis. Employees are not attending office on a regular on time. Habitual attendance जो है attendance is viewed as a conduct unbecoming of a government servant, disrupts office functioning and therefore shall attend the disciplinary action against such government. ठीक है. COVID-19 appropriate having symptoms of COVID-19 प्राइवेट अप्रूवल लेके competent authority से घर जा सकता है. अगर एक्ट्स एंड कंडक्ट्स which amounts to misconduct, क्या कौन से एक्ट हैं या कंडक्ट है जिसकी मिसकंडक्ट माना जाएगा, दैट इज कोई भी प्रेजुडिशियल टू दी इंटरेस्ट ऑफ द मास्टर. ठीक है. या रेपुटेशन आती है मास्टर की रिगार्डिंग कुछ भी, इनकंसिस्टेंट विद ड्यू एंड पीसफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, इसी के लिए मेक्स इट अनसेफ फॉर द एम्प्लॉयर टू रिटेन हिम इन सर्विस. कोई भी ग्रोसली इमोरल कोई चीज़ करता है, ठीक है, कि उसके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं किया जाता है. मास्टर कैन नॉट रिलाई ऑन द फेथफुलनेस ऑफ हिज एम्प्लॉय, ओपन बिफोर हिम टेम्पटेशन फॉर नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, एब्यूजिव है, डिस्टर्ब द पीस करता है अगर वो, इफ ही इज इंसल्टिंग एंड इनसबऑर्डिनेट टू सच अ डिग्री, ठीक है, इनकम्पैटिबल विद द कंटिन्यूस ऑफ रिलेशन विद द मास्टर सर्वेंट वाला, ठीक है, हैबिचुअली नेग्लिजेंट है एंड टेंड्स टू कॉज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. Following act and omissions amount to misconduct, willful insubordination or disobedience, infidelity, unfaithfulness, dishonesty, unworthiness, theft, fraud, dishonesty, theft भी आया है. ठीक है. जो पिलफरेज वगैरह उस पर भी ध्यान दीजिएगा. ठीक है. स्ट्राइक, पिकेटिंग, घेराव अगर कोई भी करता है उसके लिए भी ये एक्ट और ओमिशन मिसकंडक्ट आता है आपका. ठीक है. दैट्स ए मिसकंडक्ट, इंपॉर्टेंट है. मिसकंडक्ट अगर आप स्ट्राइक, पिकेटिंग, घेराव वगैरह करते हैं दैट्स ए मिसकंडक्ट. ठीक है. ग्रॉस मोरल एंड एनी सबवर्सन ऑफ डिसिप्लिन, righteous or disorderly behavior during working hours. ठीक है. righteous or disorderly behavior during the or after the factory hours, habitual late attendance, negligence of work, habitual absence without permission और overstaying leave. अगर आप overstay करते हैं तो भी वो भी misconduct है and conviction of a by a criminal code. तो cases of trivial nature should be eliminated. मान लीजिए जो grounds पर आपका रूल जो दिया गया ना, unbecoming of a conduct ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो स्पेशल केयर भी स्टूडेंट टू एलिमिनेट केस ऑफ ट्रिवियल नेचर वाले हैं वो आपको एलिमिनेट कर देने. गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन. ये बोला गया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर जितना हो सकता है एंड अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन वर्क प्लेस
or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedure for the resolution, settlement and prosecution of acts of sexual harassment and by taking all steps required. ठीक है, तो क्या क्या फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस में डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल प्रेजेंस, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स showing pornography and any other unwelcome physical verbal non verbal conduct of sexual nature. फिर रूल 313 बोलता है आपका कि कुछ भी आप अगर आप ऐसा कुछ करते हैं अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है आपका, सच कंडक्ट जो है अमाउंट टू स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द आईपीसी। जहाँ पर कोई भी अगर मान लो आईपीसी के अंडर में कुछ ऑफेंस ऐसा करे तो कंसर्न ऑथोरिटी शैल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मेकिंग कंप्लेंट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंश्योर करना दैट विक्टिम्स विटनेस आर नॉट विक्टिमाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट व्हाइल डीलिंग विद कंप्लेंट्स। विक्टिम या फिर जो भी विटनेस है उनको विक्टिमाइज नहीं हो एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट व्हाइल डीलिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड हैव द ऑप्शन टू सीक ट्रांसफर ऑफ द परपेट्रेटर, या फिर अपना चाहे तो ट्रांसफर कहाँ से कर दें। शुड एंश्योर की टाइम अबाउट ट्रीटमेंट आपको कंप्लेंट करना है इसके अंदर, ठीक है, विद इन आई थिंक 30 डेज या 60 डेज का कुछ है, नहीं विद इन 30 डेज वैसे बोलते हैं, 60 डेज के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, पर्टिकुलर वुमेन ऑफिसर्स होनी चाहिए हैंडलिंग सच केसेस, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं आपका being made in the CSS conduct rules or prohibiting sexual harassment of women by government servants in compliance to judgment of Honorable Supreme Court विशाखा वाला जो केस था, ठीक है। तो having read to the definition of human rights in section 2D, women taking note of the fact that present civil and penal laws in India do not adequately provide for specific protection of women and, तो इसी तरीके से ये इनेक्टमेंट जो है सच लेजिस्लेशन विल टेक कंसिडरेबल टाइम, तो इसलिए एक तरीके से गाइडलाइंस है ये आपका विशाखा केस वाली गाइडलाइंस है, इनको यहाँ पर गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वाला केस था सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है कुछ, इन गाइडलाइंस के यही बोला गया है हैविंग रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के अंडर ही आता है ना ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। लेकिन इनको पता है कि प्रेजेंट सिविल और पिनल लॉ जो है इंडिया दैट डू नॉट एडिक्वेटली प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इनके अंदर नहीं मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए इनैक्टमेंट ऑफ सच लेजिस्लेशन जो भी इन्होंने दिया गया है वो जो है कंसिडरेबल टाइम लेगा, तो इसलिए ये जो है इनको इन्होंने वो बना दिया गया है कि भाई इनको फॉलो करना है आपको। चलो ड्यूटी ऑफ द एवरी एम्प्लॉयर रीजनेबल पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन प्रिवेंट द डेटर ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अनवेलकमिंग डेफिनेशन है अनवेलकमिंग वेलकम सेक्सुअल डिटरमाइंड बिहेवियर, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअली फेवर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क शोइंग पोर्नोग्राफी एंड इधर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट जो है इस तरीके का कोई भी होगा था, ठीक है। कैन बी इट्स सच कंडक्ट कैन बी ह्यूमिलेटिंग एंड मे कॉन्स्टिट्यूट हेल्थ और सेफ्टी प्रॉब्लम करता है व्हेन द वुमन हैज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट हर ऑब्जेक्शन would disadvantage her in connection with her employment or work including recruitment and promotion when it creates a hostile work environment, ठीक है। तो ये hostile work environment नहीं आपको create करना है किसी भी एंगल से, ठीक है। और सेफ्टी पर भी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी और हेल्थ पर भी कोई बात नहीं आनी चाहिए। प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना है आपको, शुड बी नोटिफाइड पब्लिश एंड सर्कुलेटेड इन अप्रोप्रिएट वेज, इंक्लूड रूल्स रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पेनल्टीज इन सच रूल्स। प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को भी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकाले अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। सच कंडक्ट जो है अमाउंट्स टू स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द इन पिनल कोड एंड or any other the employer जो है shall initiate appropriate action in accordance with the law, making appropriate making a complaint with the appropriate authority. Victims or witness they are not victimized, इसके लिए should be have an option to seek transfer of the parent of the appropriate destination should take action to be initiated, ठीक है। complaint mechanism क्या है, should ensure time bound treatment of complaint, a complaint should जो है maintenance of confidentiality, a special counsel जो a complaint committee, a special counselor or other supplied including a मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल शुड हेडेड बाय अ वुमन, नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स शुड बी वुमन, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ से ज़्यादा है फर्दर टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनड्यू प्रेशर और इन्फ्लुएंस सीनियर लेवल। एक एनजीओ भी है होनी चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। ये आपके एग्जाम के अंदर आया है, इधर एनजीओ या अदर बॉडी होनी चाहिए, शुड इन्वॉल्व थर्ड पार्टी इधर एनजीओ और अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द इशू ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट्स, ठीक है। ये इसके अंदर आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। देन द कंप्लेंट कमेटी हम मस्ट मेक एन एनुअल रिपोर्ट बनानी है, एनुअल रिपोर्ट और कंप्लेंट एंड एक्शन टेकन बाय देम, ठीक है। फाइंडिंग एनुअल रिपोर्ट बनानी है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनको एक एनुअल रिपोर्ट भी बनानी है, ठीक है। क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं सब कुछ आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग्स ऑफ द कंप्लेंट्स कमेटी रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो शैल बी बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि बाइंडिंग है। फाइंडिंग्स ऑफ द कंप्लेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट केस दीज आर बाइंडिंग दिस दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स बाइंडिंग ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग जो भी फाइंडिंग्स आती है इनकी, ठीक है। अथॉरिटी टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न शुड बी ट्रीटेड एज जो रिपोर्ट है ना इसकी जो रिपोर्ट है इट शुड बी
एज इंक्वायरी रिपोर्ट ट्रीट किया जाएगा अगेंस्ट द अक्यूज गवर्नमेंट सर्वेंट। एंश्योर करना है इसमें दैट नेसेसरी फॉलो अप एक्शन इज टेकन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट कमिटी विदाउट एनी डिले। ठीक है। थर्ड पार्टी हरेसमेंट वेयर सेक्सुअल हरेसमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन बाय एनी थर्ड पार्टी आउटसाइड तो एम्प्लॉय और पर्सन इन चार्ज शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स और रीजनेबल टू असेस द अफेक्टेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्टेड टू कंसीडर अडॉप्टिंग सूटेबल मेजर्स इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन टू एंश्योर द गाइडलाइंस लेड डाउन इन दिस in the private sector. Guidelines जो है will not prejudice any rights available under the protection of human rights act. ये जो है it will not prejudice मतलब एक तरीके से harm नहीं करेगा any rights available under the protection of this. ठीक है। will not be prejudice, it will not harm एक तरीके से, right? ठीक है। then other committee for redressal of complaints of sexual harassment should be headed by an officer sufficiently high in rank than the perpetrator. ओके। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल गाइडलाइंस में बोला गया है इसके अंदर अप्रोप्रिएट कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। एक बार इसमें एक केस आया था जिसमें ये एक अपर डिवीजन क्लर्क को जो है इसका वो बना दिया गया था। ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क जो है उनको बना दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जो ऐसे पर्सन जब आप नहीं नहीं इनको वो करते तो आप जो है अगर आप किसी अपर डिवीजन क्लर्क को अगर आप हेड बना देंगे इन इन कमिटीज़ का वो अपने एक्सप्रेस जो अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो आप सिस्टम का मजाक मत बनाइए और सफिशिएंटली हायर रैंक होना चाहिए। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है सफिशिएंटली ये इंपॉर्टेंट आता है कहीं ना कहीं कि जो है इट शुड बी हेल्ड बाय एन ऑफिसर सफिशिएंटली हायर इन रैंक। बस सफिशिएंटली हायर इन रैंक होना चाहिए। ठीक है। बस ये नहीं कि भाई साहब कोई सीनियर है तो उसका भी सीनियर होना चाहिए, नहीं, सफिशिएंटली हायर होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्लेंट कमेटी टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट सेक्शन मेड अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी। देखिए सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी केस में कैबिनेट के अलग से एक वो हो जाएगा इसमें कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ इस केस में when the approval of prime minister to constitute a complaint committee in terms of cabinet secretary order number 1। एग्जिस्टिंग कंप्लेंट कमेटी है जो वो जो इंक्वायर करेगी इनसे नीचे के लिए, बाकी सबके लिए कैबिनेट कमेटी वाला जो है वो करेगी अगेंस्ट ओनली दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट कवर्ड अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑर्डर। ठीक है। गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट in place to have a effective mechanism system होना चाहिए। No government servant shall indulge in any act section of any woman at her workplace इस तरीके से who is in charge of a workplace shall take appropriate action to protect sexual harassment। definitions दे रखी है आपका भाई। Then we have any appropriate complaint mechanism should be created in the employer ensure time bound treatment। complaint committee या special counselor जो है इस तरीके से रखना है आपको। maintenance of confidential रखना है held by a woman not less than half a member शुड बी वुमेन। अनड्यू प्रेशर जो है ना रहे उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एनजीओ या थर्ड पार्टी आप कोई भी रख सकते हैं जिनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। एनुअल रिपोर्ट करना है और कंप्लेंट्स पर एक्शन जो है लेना है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट बनानी है आपको कितनी कंप्लेंट्स है क्या एक्शन लिया गया है वो। ऑफिशियल जो है सफिशिएंटली हायर रैंक का होना चाहिए टू लैंड टू क्रेडिबिलिटी टू द इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेंट कमेटी जो है it is deemed to be the inquiring authority appointed by disciplinary authority if a separate procedure has not been prescribed by the complaint committee। देखिए द कंप्लेंट कमेटी सर्च इन मिनिस्टर जो है और ऑफिसर इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। तो कंप्लेंट कमेटी है वो एक तरीके से डीम्ड टू बी द इंक्वायरिंग अथॉरिटी है, वो डीम्ड है एकदम इंक्वायरिंग अथॉरिटी। ठीक है। and appointed by the disciplinary authority and the complaint committee shall hold if separate procedure has been prescribed for the if and the complaint committee shall hold if separate procedure has been prescribed for the complaint committee for holding the inquiry into such complaint। The inquiry as far as practically in accordance with the procedure travel in the rules 1965। ठीक है। तो जैसा भी अपॉइंटेड बाय अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा, ये कंप्लेंट कमेटी जो है दैट इज अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है। और ये कहता है कि उनको जो कंप्लेंट कमेटी है ना दैट शैल होल्ड इफ सेपरेट प्रोसीजर, अगर कोई सेपरेट प्रोसीजर दिया गया है हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड, अगर ऐसा कुछ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है तो आप सीसीएस कंडक्ट रूल जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है। कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। Then the complaint committee in terms of cabinet secretary will inquire into complaints made against officers of secretary or additional secretary। ठीक है। and directly under the control of central government and other than PSUs। Well, the complaint committee in terms of cabinet order will inquire into complaints made against officers of the level of secretary and additional secretary and equivalent level in the government of India in ministry department directly under the control of the government other than PSU, other than central PSU कह रहा है ये। ठीक है। अदर देन सेंट्रल PSU के केस में ऐसा नहीं होगा। एग्जिस्टिंग मिनिस्टर ठीक है विल इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट ओनली दोज हु आर नॉट कवर्ड बाय कैबिनेट। ठीक है। फर्दर ओके आपको प्रोविजन फॉर फिर अगर आपका बोलता है 25D दैट इज प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन विशाखा गाइडलाइन शुड बी स्ट्रिक्टली
adhered, right? And in accordance with the judgment of this step should be taken attention committee is effective and functional at all times. Desirable for the committee to meet at least once a quarter. हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको वंस अ क्वार्टर मिलना है, ठीक है, टू मीट वंस अ क्वार्टर इवन व्हेन देयर इज नो लाइव केस. अगर कोई लाइव केस नहीं है तब भी आपको कम से कम एक बार मिलना है क्वार्टर में. अलाइनमेंट ऑफ सर्विस रूल विद सेटलमेंट ऑफ केस एक्ट आ गया आपका 2013, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट. प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 वाला आएगा, ठीक है. दैट इज प्रोमलगेटेड ऑन 22 ऑफ अप्रैल. दिस इज इंपॉर्टेंट. 22 ऑफ अप्रैल 2013 को जो है ये आ गया है, ठीक है. और इसका जो रूल है आए हैं वो रूल्स आए हैं 9 दिसंबर 2013 को, ठीक है. तो 22 को आ गया ये रूल और इसके बाद ये आ गया आपका 9 दिसंबर को आ गया आपका रूल्स, ठीक है. और 22 अप्रैल को आ गया आपका एक्ट, ठीक है. एक्सक्यूज मी.